हाँ, अभी आराम से पढ़ो। अभी ये क्लास होगी, इसके अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से करवाऊंगा। बिल्कुल स्टार्ट का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैपिंग का एम भी नहीं पता। ठीक है। एंड यहाँ से जो भी बच्चा क्लास रेगुलर करेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में टाइम है। मैपिंग का बेसिक समझना सबसे पहले जरूरी है कि मैपिंग हम कर क्यों रहे हैं, क्यों ये जरूरी है मैपिंग। मैपिंग हमारे कहाँ कहाँ काम में आएगी, यूपीएससी ने इस टॉपिक को ऐड क्यों किया है, यूपीएससी की डिमांड क्या है इस टॉपिक को लेके, और हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सब है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। तो उसको लेके ये सारी चीजें हैं, ध्यान से रखना। यहाँ पे हर एक चीज पूरी आराम से धीरे धीरे करवाई जाएगी। जहां कहीं पे भी डाउट हो पूछ लेना। आज का सेशन थोड़ा सा ना ब्रीफ में ही रहेगा, छोटा रखेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे बिजी हैं अपने अपने एग्जाम्स में। और जैसे ही सब फ्री हो जाओगे आफ्टर, मतलब मेरे ख्याल में मार्च तो सबका बिजी ही रहने वाला है, अप्रैल में सब लोग फ्री हो, उसके बाद में सेशन थोड़े बड़े बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के। और तब तक ये जितने भी सेशन हैं इनको रेगुलरली फॉलो करना। कहीं पे कोई भी दिक्कत आए कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, हम आपको वो टॉपिक समझा देंगे। ठीक है। तो अभी आप ये मान के चलो कि मार्च का जो मंथ है उसमें आपका पूरा क्या रहेगा, बेस फॉर्मेशन ही होगा। और जिस बच्चे का बेस स्ट्रांग है, जिसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है ना, मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही सोल्व हो सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसके कंटेंट के हिसाब से नहीं, तो आप लोगों के पास में एज रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बेसिक स्ट्रांग हैं। ठीक है। और हमारा यही है मानना कि हम आप लोगों को अगर एक टॉपिक भी करवाते हैं तो उस एक टॉपिक को आप ए टू जेड अपने आप से, मतलब क्रैमिंग नहीं करवानी, हमें अंडरस्टैंडिंग करवानी है। ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझ जाते हो तो उस टॉपिक के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी मैं अगर किसी को भी बोलूँ ना कि अल्फाबेट सुनाओ आप, या फिर ये ए टू जेड जितने भी हैं, आप इनको जैसे भी करके मैं कहूँ, आपको पहले सिर्फ ओड नंबर पे जो भी हैं उन उनको बताना है, इवन नंबर पे हैं उन उनको बताना है। आपको यहाँ से कोई मीनिंग निकल के आए ऐसे वर्ड्स फ्रेम करने हैं 5। तो ऐसे करके अगर मैं बोलूंगा तो आप इसमें से वो चीजें निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये जो बेस है ना, आपका ये बेस स्ट्रांग है ना। यहाँ से अगर मैं कहूँ कॉन्सोनेंट्स निकालो, वाउल्स निकालो, तो आप निकाल दोगे। मैं कहूँ इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो, आप पढ़ दोगे, है ना। क्यों पढ़ दोगे? क्योंकि आपका ये पूरा क्लियर है। अब ये सारे क्वेश्चन देखा जाए तो अलग हैं, लेकिन है तो इसी के ऊपर ही बेस्ड। तो सेम चीज हम यही चीज फॉलो करेंगे कि जो भी चीज पढ़ेंगे उसका एक बेस बनाएंगे एंड उसको स्ट्रांगली आगे कवर करेंगे। ठीक है। अब हम कर रहे हैं मैपिंग। मैपिंग के बारे में ना सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैप होता क्या है। व्हाट इज मैप? कोई बताना चाहेगा कि मैप क्या होता है? हम किसको मैप बोलेंगे? एनीवन? रोहित? सुमित? सर मैप पता नहीं सर। हाँ जी, मैप बताना है रोहित। सर मैप एक ऐसी चीज होती है जिसपे हम कोई भी चीज को लोकेट करते हैं। लोकेट। ठीक है, और? और जिससे फिर हम उस चीज को मतलब उसकी अच्छे से स्टडी कर सकेंगे, उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में, उसके फिजिकल फैक्टर्स और मतलब इन सब चीजों के बारे में सर। मान लो मैंने एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडिया का, अगर मान लो मैंने मैप बना दिया छोटा सा। ठीक है। मान लो ये थोड़ा सा मैंने एक रफ स्केच बना दिया और इसको मैंने बाउंड्री भी कर दिया। क्या ये मैप है? इसको मैं मैप कहूंगा? यस सर। ये मैप की डेफिनेशन में नहीं है। नो। क्यों नहीं है? क्योंकि मैप के लिए हमें कुछ चीजें देखनी होंगी। पहली चीज, ये एक बाउंड्री लाइन है। ठीक है। मैप में सबसे पहली चीज टाइटल होना जरूरी है। ये टाइटल है क्या? मान लो मैंने लिख दिया इंडिया, चलो समझ में आ गया कि हाँ इंडिया का टाइटल है। दूसरी, मैप के अंदर हमने ऐसे एक ड्रॉ कर दिया, ये स्केचिंग, ये सेकंड इसका कंपोनेंट हो गया कि हमने कोई भी चीज अगर स्केच किया है उसके ऊपर वो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मैंने ये बॉक्स बना दिया तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी टेरिटरी का मैप हो, है ना। इवन अगर हम कई बार ये भी कहते हैं ना कि भाई उस पर्टिकुलर लोकेशन का मैप बना लेके आओ, है ना। तो उस लोकेशन में मान लो ऐसे शॉप्स हैं सारी, तो ये रोड है, ये वाली शॉप्स हैं,
तो क्या ये डिनोट नहीं कर रहा किसी न किसी चीज को? तो इस हिसाब से कोई भी चीज मैप में हो सकती है बशर्ते वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करे। पहला उसका हो जाता है टाइटल, दूसरा एक स्केच यानी हम एक ऐसी बाउंड्री उसको अंदर ड्रॉ करेंगे, तीसरा उसके अंदर होना चाहिए इंडेक्स कि हम जो भी चीज वहां पे दिखा रहे हैं, तो वो मान लो मैंने ये कह दिया जैसे कि मान लो हमें दिखाना है ये वाला रीजन, यहाँ की कोई स्पेशलिटी होगी फॉर एग्जांपल, और हमने कह दिया कि ये वाला है रीजन स्पेशल रीजन ए, ठीक है? तो कहने का मतलब इस पूरे मैप पे जहां पे भी ये निशान होंगे, वो वाली चीज इस चीज को डिनोट करेगी, उसके लिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, राइट? तीसरी चीज क्या होगी? स्केल होना चाहिए मैप के लिए। बहुत जगह पे हमने देखा है कि मैप के अंदर ऐसे आपने नीचे देखा होगा एक स्केल होता है ऐसे ऐसे करके, एंड देन यहाँ पे कुछ लिखा भी होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऐसे करके। और आपने कई बार ये भी लिखा होगा मैप नोट टू स्केल, देखा है ये चीज लिखी हुई? Yes, sir. किसी ने देखा है ये? Yes, sir. तो Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्केल नहीं है इस वाले मैप में जहां पे ये लिखा होता है। जहां पे स्केल लिखा होता है ना, वो मैप क्या डिफाइन करता है कि मैंने अगर ये 1 सेंटीमीटर की कोई भी लाइन ड्रॉ की है, तो उसका मतलब ये है कि ये लाइन ड्रॉ कर दी, डिनोट कर दी है आपके 100 किलोमीटर्स को। स्केल होना जरूरी है। तो कहने का मतलब कितने कंपोनेंट आ गए आपके पास? 4 कंपोनेंट। जिस भी लोकेशन के ऊपर, जिस भी पेज के ऊपर ये सारी चीजें ड्रॉ होंगी, वो एक मैप की डेफिनेशन में आएगा। अब एक चीज ये देखो, ये जो टर्म है ना मैप, अब देखा जाए आप हिंदी में इसको क्या बोलते हो? मानचित्र। मानचित्र में देखो मान का मतलब क्या होता है? आपका स्केल, और चित्र का मतलब कोई भी फोटो, ये होगी फोटो आपकी, है ना? हिंदी में तो चलो अगर मैं पूछता आपसे तो आप बता देते कि भाई एक मेजरमेंट होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, फिर उसके साथ में एक फोटो होनी चाहिए, उसको हम बोल देंगे मानचित्र। लेकिन इंग्लिश में क्या है, ये मैप लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या? नॉर्मली जो ये वर्ड है ना, ये फ्रेंच वर्ड है, ये ध्यान रखना। क्या हुआ कि जब हमारे पूरी दुनिया के अंदर नए-नए लोग, जैसे एक चीज़ आप सोचो, इस एक कॉन्सेप्ट को आप समझो, जब आप कोई नॉलेज गेन होता, आपको मान लो कोई चीज़ पता लगती है, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, तो क्या-क्या मीडियम आप फॉलो करते हो? या तो आप बोल के कहोगे किसी को, ठीक है? ओरली कह लो या फिर वोकल्स आप यूज़ करोगे, वर्ड्स यूज़ करोगे, है ना? या फिर आप उस चीज़ को क्या करोगे? रिटन फॉर्मेट में, लिखे हुए चीज़ पे। और या फिर तीसरा अगर मान लो लिख भी नहीं सकते, तो तीसरी फोर चीज क्या होगी? ड्रॉ। मान लो मैं आपको ऐसे ही एक छोटा सा, अगर मान लो ऐसे मैं ड्रॉ करके ये कह दूं कि भाई बताओ ये क्या है, थोड़ा सा चलो ये अच्छा, तो मेरी ड्राइंग तो है नहीं मेरी, लेकिन फिर भी आप समझ जाना। मैंने ऐसे कर दिया और फिर मैंने ये ऐसे लगा दिया, कहने का मतलब ये क्या है? दिखने का थोड़ा बहुत ये आइडिया होगा कि हाँ ये कोई व्हीकल का मैंने फोटो बना दिया। अब मैंने ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया कि ये कार है, वैन है, या फिर हो सकता है ये टूटी हुई कोई बस हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपको ये पता है कि एक व्हीकल का मैंने वो बनाया है, स्केच बनाया है काइंड ऑफ, ठीक है? तो यानी हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इन 3-4 चीज़ों का ही यूज़ करते हैं। कई बार हम इशारे भी करते हैं। जैसे कि मान लो आप स्पीच देने के लिए खड़े हुए हो और मैं पीछे से इशारा करके उँगली हिला के मना करूँ आपको कि हाँ, ये नहीं, ये बात नहीं बोलनी है। तो काइंड ऑफ हम इंडिकेट भी करते हैं कि ऐसा नहीं करना। तो तब हम समझते हैं। तो जब आपकी नॉलेज का जो लेवल इंक्रीज करता जाता है ना, तो आपकी ये डायमेंशंस, एक्सप्रेशन के डायमेंशंस भी इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही जो फ्रेंच के जो स्कॉलर्स थे ना, क्या हुआ कि आपने एक सुना होगा ना, नैपकिन टाइप का एक कपड़ा सा होता है, जिससे आप खाना खाने के बाद में हाथ मुंह वगैरह साफ करते हो। तो एक फ्रेंच स्कॉलर था, उसने क्या किया, उस नैपकिन के ऊपर ना ऐसे ही मैप ड्रॉ किया, ठीक है? ऐसे ही उसने ड्रॉ किया, मतलब ये लगा लो मानचित्र सा बनाया। और फ्रेंच लैंग्वेज में ना इस कपड़े को बोला जाता था मैप, मतलब मोप मोप करके बोला जाता था, लेकिन वो यहाँ से वर्ड ड्राइव हो गया मैप। यानी किसी भी टुकड़े के ऊपर जब आप कोई भी चीज स्केच करते हो और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीजें आप डिनोट करते हो, तो वो आपकी मैपिंग के अंदर आ जाता है। तो देखा जाए तो अगर मान लो मैंने दीवार के ऊपर भी अगर ये चीज ड्रॉ कर दी, तो वो भी मैप पे आएगा। कपड़े के ऊपर कर दिया तो वो भी मैप पे आएगा। आपने कोई शर्ट स्टिच करवाई है, उसके ऊपर भी अगर आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो हम देख के पहली नजर में ये बोल देंगे कि ये मैप है। बट अगर उस मैप पे स्केल नहीं है, तो वो मैप काउंट नहीं होता। यानी उसका हम स्टडी के फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर कोई स्केलिंग नहीं दे रखी, कोई मेजरमेंट नहीं है ना? उसको हम किसी भी पर्टिकुलर मतलब उसको हम प्रूफ भी नहीं मानेंगे कि यही है क्या। जैसे मैंने अभी ये ड्रॉ कर दिया,
ये मैप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्केल नहीं है। लेकिन स्टिल जब भी हमें कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी होती है ना, तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं और बीइंग अ स्टूडेंट या फिर जैसे आपको एग्ज़ाम में कहीं भी मेंशन करना पड़े, तो आपको यहाँ पे ना स्केल नहीं देना होता। लेकिन आप इंडेक्स और टाइटल इन 2 चीज़ों को मिस कभी नहीं करोगे। यूपीएससी के अंदर अगर आपने मैप बनाया, एक मैं चीज़ आपको और भी क्लियर कर दूँ, यहाँ तक समझ में आया? इतना किसी को कोई डाउट है? सर मेरा है। हाँ जी। सर जैसे मतलब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो उसमें इंडेक्स तो डालते ही हैं बट उसमें नीचे लिख देते हैं द मैप इज नॉट स्केल, मतलब स्केल पे मैप नहीं बना है, हुँ, तो हुँ, हुँ। फिर वो नहीं माना जाएगा क्या सर वो मैप? वही मैं बता रहा हूँ ना। देखो, अगर आपको रिसर्च वगैरह के लिए कोई भी मैप यूज़ करना है, तो उसके अंदर तो स्केल मस्ट है। जितने भी स्कॉलर्स हैं, वो स्केल वाले ही मैप यूज़ करते हैं, ठीक है? हम लोग जो यूज़ करेंगे, जैसे मान लो ये आपकी यूपीएससी की आंसर शीट है, तकरीबन ऐसी होती है। ऊपर मान लो ये यूपीएससी लिखा होगा ऐसे, ये एक साइड से आप ये मार्जिन ही समझना इस साइड भी। तो आपने अगर एग्ज़ाम में मान लो इस कॉर्नर पे इधर मैप बना दिया और यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ इंडिया का ऐसे कुछ डिनोट कर दिया, ठीक है? साउथ इंडिया के लिए आपने क्वेश्चन अगर मान लो आ जाता है आपका कि साउथ इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी का या फिर ऐसे कुछ टेम्पल वगैरह का आपको दिखाना है। तो आपने ऐसे डिनोट कर दिया, तो आपको इसका एक तो टाइटल देना होगा कि भई ये मैप है किस चीज़ के लिए? मान लो इंडिया में टेम्पल आपको शो करने हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखना, जो आपकी ये मार्जिन वाली लाइन होती है, इसको कभी भी पार नहीं करना आपको। इधर रफ स मतलब आपको इस पर्टिकुलर स्पेस पे कुछ भी नहीं लिखना, ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल दे देंगे। दूसरा, अगर हमने इस पे कोई भी चीज़ मेज़र की, मान लो ये लोकेशन दिखा दी, ये लोकेशन दिखा दी, ये लोकेशन, ऐसे लोकेशन, तो आपको एक इंडेक्स बनाना है छोटा-सा और उसपे आपको ये डिनोट करके दिखाना है कि ये दिखा क्या रहे हो आप, टेम्पल या फिर एक दूसरा ऐसे करके सिटी दिखा रहे हो मान लो, ठीक है? मान लो ये करके और इसके आपने बाहर बॉक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? ये कोई सिटी है और ये क्या है? ये कोई टेम्पल है। तो आपको ना ये चीज़ें मेंशन करनी है। यूपीएससी में क्या-क्या चीज़ें मेंशन करोगे आप? टाइटल भी लिखोगे मैप का और इंडेक्स भी डालोगे, अगर आपने अंदर कोई कलाकारी की है तो, ठीक है? मान लो आपको कोई रेलवे ट्रैक दिखाना है, ऐसे कर दिया, ठीक है? आपने लोकेशन भी लिख दी मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इलाहाबाद से लेके इलाहाबाद का चलो नाम चेंज हो गया है अभी प्रयागराज से लेके कोलकाता तक का आपने रूट दिखा दिया, ठीक है? मैप पे। तो आप नीचे ना एक छोटा-सा ऐसे इंडेक्स बना देना और यहाँ पे लिख देना रेलवे ट्रैक। ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका जो लिखा हुआ बनाया हुआ काम है, उसके लिए आपको मान लो आपने पूरा कंटेंट यहाँ पे लिख दिया, इससे रिलेटेड पूरा पेज आपने फिल कर दिया कंटेंट के साथ में और साथ में अगर आपके उस मैप के नीचे आपका टाइटल और आपका ये इंडेक्स है ना, आपका आधा नंबर एक्स्ट्रा यहीं पे हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। क्योंकि यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिनको देख के एग्ज़ामिनर को ये लगता है कि इस बच्चे ने एक्स्ट्रा मेहनत कर रखी है। ठीक है? क्योंकि टाइम आपको मिलेगा वही 7 से 8 मिनट एक क्वेश्चन लिखने के लिए। उसमें अगर आपने ये एडेड इन्फॉर्मेशन लिख दी, तो ये आपका सिर्फ़ इतना लिखा हुआ चीज़ ही आपको हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा दिला देगा। अगर आपने छोड़ दिया खाली, कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया और सीधा मैप में ऐसे बना दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रैक लाइन है और आपने यहाँ पे दोनों के नाम लिख दिए और आपने चलो इसको बॉक्स भी कर दिया और अब कुछ भी नहीं लिखा होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए टू बी, मान लो उन दोनों जगह का नाम भी लिख दिया। ठीक है? तो सामने वाला अगर मान लो इसको देख के आपको ठीक तो कर देगा, ठीक है, अभी आपने मेंशन कर रखा है। बट उसको नंबर देखते हुए ना थोड़ा सोचेगा कि भई काफ़ी लेज़ी स्टूडेंट है, ठीक है? तो बीइंग एन एस्पिरेंट आपको वो इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे देनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है? अब आ गया समझ में शिवानी? यस सर। ओके। अभी किसी और का कोई डाउट है, आगे चलें? ठीक है, तो मैप का मतलब क्या हुआ कि एनीथिंग जिसके साथ में आपकी कोई ना कोई लोकेशंस होंगी, प्लस स्केल होगा, प्लस इंडेक्स होगा, टाइटल होगा, वो मैप होता है एक अगर हम रियल डेफिनिशन देखें तो। यूपीएससी की अभी ना आदत हो चुकी है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, तो अगर मैप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो वो ध्यान रखना, ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, कंपोनेंट होने चाहिए ये सारे, ठीक है? अब आपके सामने ना ये एक अम, वर्ल्ड का मैप है। ठीक है? तो अभी इस पे मैं मोटा-मोटा आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा, बाकी जो डिटेल में है हम आगे करेंगे। अभी आपको तकरीबन पता भी है कि पूरे अर्थ को जैसे ये पूरी आपकी अर्थ है, इस पे 2 ही चीज़ें मिलती हैं, या तो वाटर बॉडी है, ठीक है? या फिर लैंड मास है। ये जो भी है सारा का सारा ये लैंड मास है। अंदर ये छोटे-छोटे ये आइलैंड्स हैं और बाकी सारा क्या है? पानी, ठीक है?
पूरे अर्थ के ऊपर यहाँ पे भी पानी होगा, इधर भी पानी, यहाँ पे भी, इधर भी पानी, हर तरफ ऊपर भी यहाँ पे पानी है, इधर भी पानी है। नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका है, पूरा का पूरा ये आइस शील्ड है पूरी की पूरी। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक वाटर बॉडी ही हो गया, क्योंकि वाटर कंपोनेंट है। तो लैंड मास कितना है देखा जाए तो पूरी अर्थ के ऊपर, जहां जहाँ पे भी ये कॉन्टिनेंट है, उसको आप क्या कर दोगे, लैंड मास की कैटेगरी में आप काउंट करोगे। ठीक है, अब इन्हीं को हमने अलग अलग नाम दे दिए। जो वाटर बॉडी है उसको हमने नाम दे दिया ओशियन, और जो आपकी लैंड मास है उसका नाम हमने दे दिया क्या, कॉन्टिनेंट। ठीक है, या फिर हिंदी में कहा जाए तो इनको बोल दिया हमने महाद्वीप। यानी एक होता है छोटा जिसको हम बोल देंगे द्वीप, एक हो गया बड़ा उसको हम बोल देंगे महाद्वीप। एक होता है छोटा, जैसे यहाँ पे अरब सागर बोला जाता है इसको, और एक होता है ये पूरा बड़ा महासागर, ओशियन। ठीक है, ओशियन और सी की जो डेफिनेशन है, और सागर और महासागर की डेफिनेशन है, द्वीप महाद्वीप की जो डेफिनेशन है, वो आप लोगों को पता भी होगी, है ना। छोटी अगर कोई बॉडी है उसका हम छोटा नाम रखते हैं, अगर कोई चीज बड़ी हो जाती है तो उसके नाम के आगे महा लगा देते हैं, वो फिर बड़े उसको डिनोट करता है। ठीक है, अब आगे सर भी अगर इसका डिवीजन, हाँ जी, सर अपन ओशियंस को मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, ओशियन सर कॉन्टिनेंट से कनेक्ट रहता है और सी अपनी छोटी छोटी कंट्रीज से रहता है कनेक्ट। नहीं 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 नहीं, ये डेफिनेशन आपकी वो नहीं है, क्योंकि नहीं सर ओशियन भी कंट्रीज से कनेक्ट होता है। नहीं सर होता है, बट सर जैसे माने तो सर वो कॉन्टिनेंट से ही रहता है, जैसे सर अपना अटलांटिक का सर जो अपनी अफ्रीका से भी है, यूरोप से भी है, और नॉर्थ अमेरिका से भी है, नहीं साउथ देखो, अमेरिका आप से भी है। जो कह रहे हो वो है बात, लेकिन उसको हम पढ़ा मतलब ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे कनेक्ट नहीं करना, वो गलत हो जाता है एक्सप्रेशन। क्योंकि ये देखो, ये इंडियन ओशियन है, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। इंडोनेशिया हाँ सर। कॉन्टिनेंट नहीं है, कंट्री है। तो ओशियन तो कनेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से वो नहीं करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, सिंपल रखो। बड़ा ही वाटर बॉडी है ओशियन के अंदर आएगा, छोटी छोटी जो वाटर बॉडी है वो सीज के अंदर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, कॉन्टिनेंट को भी हमने डिवाइड कर दिया अलग फर्दर। इससे ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट होगा उसको हमने कह दिया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब क्योंकि ये नॉर्थ में है, इसके साउथ में हमने कर दिया साउथ अमेरिका। ठीक है, अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी मैं बता दूंगा कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, जब हम कॉन्टिनेंट करेंगे ना तब बताएंगे। देन ये वाला आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका। इधर आपका कॉन्टिनेंट हो गया एशिया, ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया यूरोप। ठीक है, यूरोप। और कॉन्टिनेंट कौन सा बच गया आपका, ऑस्ट्रेलिया। देन हम अंटार्कटिका को भी कॉन्टिनेंट काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान रहता नहीं है, नो मैंस लैंड है काइंड ऑफ ये। और देखा जाए तो इस अंटार्कटिका के ऊपर भी ना पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के जो रिसर्चर्स है ना, वो यहाँ पे काम करते हैं, तो उनका भी एक ट्रीटी है, उसके ऊपर भी हम आगे इन फ्यूचर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम अंटार्कटिका के ऊपर बात करेंगे। अब एक दो चीजें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, सिर्फ इतना याद रखो कि हमने सिर्फ कॉन्टिनेंट्स देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड आपका अंटार्कटिका। कितने हो गए टोटल, तीन ऊपर हैं, तीन नीचे हैं, और एक ये हो गया आपका, टोटल 7। ये ध्यान रख लोगे ना। ये इसमें तो सर अभी मैं सारे ये बेबी स्टेप्स के साथ में लेके चल रहा हूं आपको, ताकि समझ में आ जाए। ऐसे ही हमने ओशियंस को डिवाइड कर लिया, जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। ऊपर यहाँ पे है आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक है, एंड देन नीचे इसको हम सदर्न ओशियन बोलते हैं, लेकिन अलग से स्पेसिफिकली ये ओशियन नहीं है, ये एक्सटेंशन है आपका, इधर वाला जो पार्ट रहेगा। एक सेकंड, ये बीच में आ गया, एक बार रुकना। हम्म, तो क्योंकि ये आपका अटलांटिक ओशियन है, तो इसका सदर्न एक्सटेंशन क्या हो गया आपका, सदर्न ओशियन। इधर इंडियन ओशियन है तो इसका सदर्न एक्सटेंशन, इधर पैसिफिक ओशियन है तो इसका सदर्न एक्सटेंशन। देखा जाए तो ये अलग से सेपरेट कोई बॉडी है नहीं, और अलग से सेपरेट बॉडी देखा जाए तो ये वाटर बॉडी भी नहीं है, तीनों ही कॉन्टिनेंट, तीनों ही ओशियंस ना आपस में मिल भी रहे हैं साउथ वाले साइड से, है ना। तो अलग से कुछ नहीं है, ये देखा जाए तो मोटे मोटे हम तीन ही मानते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और आपका इंडियन ओशियन। बोलने के लिए हम आर्कटिक ओशियन भी बोल देते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है। अब एक चीज और देखो ध्यान से, आपकी जो इक्वेटर है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, एक बार सुमित ने शायद क्वेश्चन पूछा था, सर इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्री हैं वो बता दो, तो ये भी बता देंगे हम आगे आने वाली क्लासेस में, इक्वेटर पे कौन सी हैं आपकी, जो ये
कैंसर जो चल रही है इसके ऊपर कौन से हैं, और साउथ में आपकी कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉन्टिनेंट के अंदर अंदर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। चलो ये तो पूरी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जो चीजें हैं ये शायद आपको पता है ऑलरेडी कि 0 डिग्री पे इक्वेटर है, कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड पे, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ साइड में। ये आपके लेटिट्यूड्स हैं जो कि सर ने आपको क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन में भी बताए थे कि कैसे इन चीजों को आपको समझना है, क्या करना है। और ऐसे ही जो नॉर्थ से साउथ जो लाइन्स जाती हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये भी आपकी क्लास में हो चुकी हैं, तो इनके ऊपर हम ज्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल इतना चीज देख लेना कि इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, और वहां पे जो भी ओशन का पार्ट होगा उस हर एक ओशन के नाम के साथ में हम नॉर्थ लगा देंगे। जैसे पैसिफिक ओशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वेटर ने, नॉर्दर्न साइड में नॉर्थ पैसिफिक ओशन, सदर्न साइड में साउथ पैसिफिक ओशन। ऐसे ही साउथ अटलांटिक ओशन साउथ साइड में है और नॉर्दर्न साइड में आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओशन एक ही है, बस डायरेक्शन के हिसाब से हमने इनके नाम दे दिए। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, या फिर अटलांटिक को हम एक अंध महासागर भी बोलते हैं ना शिवानी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी में नाम है जो आप देख लेना। यहां तक किसी को कोई डाउट है कॉन्टिनेंट में, ओशियंस में? नहीं सर। चल सर सर जो अटलांटिक ओशियन है वो सर वो शैलो ओशियन है सर वो। आगे आते हैं उस पे, जब कराएंगे ओशन तब बताऊंगा डिटेल में क्यों कहते हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखना। कई बार ना आपके दिमाग में एक चीज ये रहती है कि भाई जब मैप है, मैप को भी हम दो टाइप पे डिवाइड कर देते हैं। ये जो मैप है आपका ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपको एक तो टेरिटरीज दिखेंगी, ठीक है, डेफिनेट टेरिटरी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है और इतना ही इसको ना कलर कोडिंग कर रखा है, प्लस आपको नेमिंग भी मिलेगी कंट्रीज की। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, यहाँ पे एक अलग कलर कोड से इसको दिखा दिया, यानी ये इसकी टेरिटोरियल बाउंड्री है। ऐसे ही इंडिया है तो इसको भी हमने एक डेफिनेट बाउंड्री में ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, ऐसे ही ब्राजील है, या फिर जितने भी कंट्री है ना इनको हमने एक डेफिनेट टेरिटरी डिफाइन कर रखी है यहाँ पे। तो ऐसा जो भी मैप होगा उसको हम क्या बोल देंगे? पॉलिटिकल मैप। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के जो मैप आते हैं वो आते हैं आपके फिजिकल मैप, जिनको कि हम डिनोट करते हैं ना वहां पे सिर्फ फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला मैप है, इसको हम फिजिकल मैप बोलेंगे। एंड आपको ये चीज पता भी है, यहाँ पे जो चीजें दिखा रखी है, जैसे कि देखो यहाँ पे पूरा ग्रीनरी दिखा रखा है, यानी ये पूरा रीजन जो है वो रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है। ये देखो ऊपर यहाँ पे ना ग्रीनरी दिखा रखा है, ये यहाँ पे व्हाइट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी आइस सील्ड है, यहाँ पे आइस का पूरा जमा हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखा रखा है कुछ, इधर ये देखिए आपके अमेजन फॉरेस्ट पे दिखा रखा है ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे देखो तकरीबन तकरीबन ना रेड दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है? डेजर्ट एरिया है, ये वाला डेजर्ट एरिया है, ये वाला डेजर्ट एरिया है, इधर ये डेजर्ट एरिया है। ठीक है, आपके इंडिया में भी यहाँ पे थार वाला जो मैं बता रहा था उस दिन, ईरान के अंदर भी। तो ये जो चीजें है ना हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ में जो दिखाते हैं, और जो फिजिकल फीचर्स को हम मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स या अलग अलग रंगों के द्वारा, उसको हम फिजिकल मैप बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर किसको डिनोट कर रहा है? वाटर बॉडी को। तो जहां जहां पे भी आपको ये ब्लू कलर जैसे यहाँ पे भी दिख गया तो इसका मतलब आपको पता लगे कि हाँ यहाँ पे भी पानी है। एक ये है, यहाँ पे भी आपको पता होगा कि हाँ पानी है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां भी हम फिजिकल फीचर्स देखेंगे ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो ही टाइप के मैप आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आगे जाने नहीं, बाकी तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सिर्फ अभी इतना ही देखो। ठीक है, उसके बाद में मैप की जब बात आती है तो एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई दुनिया का पहला मैप बनाने वाला इंसान था कौन, और मैप बनाने की जरूरत पड़ी क्यों? कौन लोग थे जिन्होंने मैप बनाया, और मैप बनाने के पीछे उनका मेन मकसद था भी क्या? ठीक है, तो ये दिमाग में आप लोगों के क्वेश्चन पे आएंगे। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं या जिन्होंने 9th 10th में सिविक्स वाली जो बुक पढ़ी होगी वहां पे देखा भी होगा, एक चीज वहां पे लिखी होती है, एक टर्म रेनेसा पीरियड, पुनर्जागरण का युग। सुना है? यस सर। वो स्टार्ट होता है यस आपके सर। यूरोप से। ठीक है, हम्म। सॉरी यूरोप यहाँ तक है, तो वो आपके यूरोप से स्टार्ट होता है। ये लोग
डिस्कवरी करते हैं नए नए रूट्स की, अलग अलग रूट्स को देख के अलग अलग जगह पे जाने का ट्राई करते हैं। लेकिन ये टाइम आता है आपका 15th सेंचुरी में, ठीक है। 15th सेंचुरी भी एडी वाला एक कॉन्सेप्ट है आपका, बीसी और एडी। ये भी आपका हो चुका है ना क्लास में। मुझे आप बताओ, यस अगर सर। मैं लिख दूं 5th बीसी और 5th एडी, ये दोनों अलग अलग है क्या या सेम है? तो सेम है दोनों। सेम कैसे है? सर क्योंकि पीसी सर बिफोर कॉमन ईरा है सर। नहीं, हाँ सर सेम है दोनों। सर हाँ जी। सर मैंने जो एडी। एनसीईआरटी वैसे एनसीईआरटी में पढ़ा था, जो मतलब पहला मैप था वो जो एक अरब के जो भूगोलवेत्ता थे ना, अल इद्रीसी, उन्होंने बनाया था 1100 ईस्वी में। लेकिन वो गलत मैप था क्योंकि उन्होंने उसको उल्टा बना दिया था, जैसा आज की टॉर पे है ना ये सीधा मैप है, उनने सब कुछ उसको उल्टा दिखाया। लेकिन आप ठीक कह है, रहे हैं यूरोप वो चीज ठीक है, लेकिन आपसे मैं जो चीज पूछ रहा हूँ ना, हम उस पे आते हैं। आप 11th सेंचुरी पे चले गए। पहले आप ये बताओ 5th बीसी और 5th एडी में क्या डिफरेंस है? आप लोग ना एक चीज ध्यान रखो। में मैं आप बताऊं। लोग एक सेकंड मेरे बात ध्यान से सुनो। आप लोग ना सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा सा ना वैसा ही दिखाओ। क्योंकि जिस टाइम पे जो क्वेश्चन किया जाता है ना आपसे, उस क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय आप ना अलग अलग इंफॉर्मेशन फेंकते रहते हो। अब नो सर, आप मैंने लोग वो सुन नहीं पाया था। मैं बताऊं इसका आप आंसर जो आपने बीच में पूछा। भी, अभी फिर से बीच में आप काट रहे हो बात शिवानी, श्वेता। देखो, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपसे जिस टाइम पे कोई सवाल किया जाता है तो उसका जवाब आप समझदारी से रुक के ठहर के फिर दिया करो। जल्दबाजी किसी भी चीज की नहीं है। और आप जो जवाब देते हो ना, इवन आपसे पूछने के लिए ही मैंने पूछा है कि बताओ भी आप लोगों को पता है या नहीं पता। ठीक है, तो जब पूछा जाए तो उसका आंसर जितना आपको पता है उस हिसाब से देने की ट्राई किया करो। उससे आप लोगों का भी वैल्यूडेशन होगा। दूसरा, आप लोग थोड़ा सा बोलना भी सीखोगे ढंग से। तो एक पढ़े लिखे इंसान के जैसे, वेल एजुकेटेड पर्सन के जैसे बोलना सीखो। ठीक है। हाँ, अभी बताओ आप श्वेता, 5th सर सेंचुरी आप बीसी और 5th सेंचुरी एडी में क्या डिफरेंस है? सर जो बीसी होता है वो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले का टाइम है ये, और जो एडी है इनके जन्म के बाद का समय है ये। ठीक है, दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना गैप है, टाइम का गैप, बता पाओगे? 5th सेंचुरी बीसी और 5th सेंचुरी एडी में कितना गैप है? 500 साल ईसा पूर्व और 500 मान लो ये ईस्वी। ये हिंदी में लिख दिया मैंने। अब बताओ। हाँ सर, आई थिंक सर 2500 साल का गैप है सर। 2500 साल का गैप कैसे हो गया? सर आप क्योंकि लोगों इनके ने जन्म ये के किया नहीं कॉन्सेप्ट, ये इतना अच्छे से करवाया था सर ने। लाइन आपका ड्रॉ करके सर ने करवाया है। आप लोग मतलब जो करवाया जाता है, हम लोग ये सोच के करवाते हैं कि आप लोगों का ये पूरा अच्छे ढंग से याद हो गया है। फिर इतना कंफ्यूजन क्यों आ रहा है आप लोगों को एक्सप्लेन करने में? अब इस पे कुछ मैथमेटिक्स ज्यादा वो नहीं है। बस एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आ जाता है समझ में। मुश्किल नहीं है ये। और कोई भी बच्चा, अभी सिर्फ एक श्वेता जवाब दे रही है हिम्मत करके, बाकी जवाब भी नहीं दे। देखो, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने कोई भी लाइन ड्रॉ की, जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं ऐसे करते हैं, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। जीरो से जो हमारे इस साइड की जो चीजें होती हैं उनको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, और जीरो से इस साइड की जो चीजें होती हैं उनको हम नेगेटिव में काउंट करते हैं, है ना? -1 -2 -3 -4। तो जो आपका बीसी और एडी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से समझो। अभी ये वाला वो टाइम पीरियड है। यार, ये बीच में क्या क्या आ रहा है? स्क्रीन पे क्या आ गया भाई? हट जा। ओके, चलो। तो इसको हम क्या मानेंगे? जीरो के ऊपर नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि जो क्राइस्ट है उनका, जीसस जो क्राइस्ट है उनका जन्म माना जाता है इससे, 0 डिग्री से। यानी इनके पैदा होने से पहले का टाइम, इनके पैदा होने के बाद का टाइम।
जो बाद का टाइम है उनको बोलते हैं आफ्टर, जो पहले का टाइम होता है उसको बोलते हैं बिफोर, और जो एडी है उसको हम डिनोट करते हैं, एक इनकी टर्म भी होती है एनो डोमिनी से, जो वर्ड ये यूज करते हैं एडी, और बीसी के लिए यूज क्या करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, या फिर ई भी लिख देते हैं जिसका मतलब होता है एरा, ठीक है। एक टर्म और भी यूज करते हैं, बिफोर, ये बीपी लिखा हुआ, इसको बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट और बीसी ये दोनों ना सेम ही है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि जब से हमने होश संभाला, जब से हमें पता लगा है कि हाँ कैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, ह्यूमन लाइफ थोड़ा सा सिविलाइज होना स्टार्ट हुई है उस हिसाब से, तो इन चीजों को हम एक जैसा ही मानते हैं। एंड एडी होता है आपका जीरो के बाद वाला। अगर मैं लिखूं 1 एडी, तो 1 एडी का मतलब क्या हुआ, आपका 1 एडी स्टार्ट यहां से माना जाएगा। अगर मैं कहूं 1 बीसी, तो जीरो से इस साइड वाला ये आपका 1 बीसी होगा, ठीक है। हालांकि हम ये नेगेटिव सिंबल जब ईयर को मेंशन करते हैं तब वहां पे हम नहीं देते, लेकिन आप ये सोचो कि जीरो से जब हम इधर चलेंगे, यानी एक साल पहले, इस इवेंट के एक साल पहले क्या बोलेंगे हम, 1 बीसी। इस इवेंट के 2 साल पहले यानी 2 बीसी। इस इवेंट के 1000 साल पहले 1000 बीसी। इस इवेंट के 1000 साल के बाद 1000 एडी। ऐसे लिखते हैं हम, यानी यहां से हम शुरुआत मानते हैं अपने कैलेंडर वाले ईयर की, जो भी हम मेंशन करते हैं ना। अभी अभी जैसे हम कौन से साल में जी रहे हैं, 2024। 2024 क्या हो गया आपका, एडी के अंदर आएगा, यानी आज से 2024 साल पहले जो आपका जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म हुआ था, ये माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना, ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी समझाने के लिए मैंने बताई थी। बीसी और एडी का डिफरेंस ये हो गया। अब मैं कहूं 1 बीसी और 1 एडी में क्या डिफरेंस है, तो 1 बीसी यानी एक साल पहले, किससे, बर्थ से। 1 एडी मतलब एक साल बाद, किससे, बर्थ से। यानी यहां तक आपकी कितनी यूनिट आ जाती है, एक, और यहां तक कितनी यूनिट आ जाएंगी आपकी, 1 यूनिट। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा गैप आ जाएगा। यानी मैं कहूं कि इसमें और इसमें कितना गैप है, तो 1 साल का तो गैप ये है, 1 साल का गैप ये है, दोनों को जोड़ के हम 2 साल का गैप मानेंगे। ऐसे ही मैं कहूं 500 बीसी, यानी कितना गैप हुआ जीरो तक आते आते, 500 यहाँ पे गैप आ गया 500 का। ऐसे ही 500 एडी, यानी कितने ईयर्स हो गए, 500। जब मैं कहूंगा गैप, तो हम 500 ये वाले और 500 ये वाले ऐड करेंगे, वो आपका गैप आ जाएगा। तो गैप कितना आ जाएगा, अब बताओ श्वेता। 1000। है ना, तो 2500 नहीं आएगा ना। सर वो मैंने 2000 वाला अपना ईयर भी ऐड कर लिया था। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी, जो भी जवाब दे वो सीधा ही अपना जवाब बोल देगा, मेंशन कर देगा, ठीक है। मान लो मैं लिख रहा हूं 225 बीसी और 135 एडी, इसके बीच का गैप पूछ रहा हूं कितना है। जल्दी से आप अपना आंसर बताओ। सर 355। 225, 55 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। सर 350। 350 भी नहीं आएगा। 360। 360। आप लोग मैथमेटिकल मिस्टेक मत करो, ऐड जब आप करोगे इसके अंदर, आप खुद देखो, यस सर 360 होगा। है ना। तो 5 5 10, हम एक को कैरी करेंगे ऊपर, अब इन तीनों को जोड़ेंगे 6 देन 3, तो ये 350 355 ये गलत आंसर्स मत दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन निकालो, 139 बीसी 141 एडी के बीच का गैप। 270। 275। 270। दोनों का गलत है। सर 280। 280 सॉरी। गुड। तो ये जो आप जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां कर रहे हो ना, ये आपको कहां पे दर्द देंगी, सी सेट वाले एग्जाम में। ये गलतियां मत करना, क्योंकि यूपीएससी बहुत तेज है, वो आपको ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और आप
पहली बारी में आपने गलत निकाल लिया, ओहो मिल गया आंसर, चलो यही है, टिक कर दो, और आपका वो नेगेटिव में काउंट हो जाएगा। तो कभी भी ये फील लेने के लिए कि मैं जल्दी आंसर दूं, गलत आंसर मत देना कभी भी, ठीक है। सर ये गुड हेमेंद्र, 139 है। और क्या था? सर ये सर 141 AD। क्या दिख रहा है आपको? ये 139 नहीं दिख रहा? सर मैंने 134 समझा था। मैंने बोला भी था 139। ये किस किस को 134 दिख रहा है भाई? सर मुझे एक काम करो, जिसको भी दिख रहा है ना वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर देना, और इसको क्रॉप कर देना, इतने वाले पोर्शन को 139 या 134 जो भी दिख रहा है, ठीक है। ओके सर, क्योंकि ओके मैं सर। भी देखो, या फिर ये वाला मैं यूज करूं, अगर ये पतला है तो ये वाला यूज करूं कलर, मतलब फॉन्ट, क्योंकि शायद ये थोड़ा सा पतला आ रहा है ना ये। सर ये वाला ठीक है, जिसे अभी आप लिख रहे हो ना, ये थोड़ा हैवी है, ठीक ये है, सही ठीक है। है, इसको करता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये समझ गए आप, यानी बीसी और एडी का जो गैप है, उसका गैप आप समझिए कि जब भी आपको बीसी और एडी का अगर कैलकुलेशन, पहले ना यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके ग्रुप में ना डालूंगा ये क्वेश्चन। यूपीएससी हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपके स्टेट पीसीएस हो गए, ये सारे ना ये क्वेश्चंस डाल चुके हैं इस टाइप वाले, और बहुत भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप मिस्टेक मत करना, ये वाले कैलकुलेशन में बेसिक कैलकुलेशन है, बस आपको वैल्यू को ऐड कर देना है, एडिशन आपका ठीक होना चाहिए। अगर इसमें गलती अगर आप करोगे तो फिर नंबर आपका कट जाएगा, ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, सर तो आप और अभी अच्छे क्या से था? क्लियर हो गया। पहले पता तो था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था, अब नहीं है, लेकिन अब सही हो गया पूरा। ठीक है। हाँ, अंतिम आप बोल रहे थे क्या? जी बोलिए। हाँ सर, वो मैं बोल नहीं पा रही थी, पहले बहुत नॉइज थी मेरे पीछे, तो आपके जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर नहीं दे पाई। सॉरी सर। कोई बात नहीं, अभी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अभी मैंने देख तो लिए थे अंतिम आंसर्स, आपके मैसेज भी देख लिया था आपका मैंने, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया अंतिम आपको? यस सर। देखो, हम कर रहे हैं मैपिंग की क्लास, लेकिन इस चीज के लिए जो बेसिक नॉलेज है ना वो बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपकी। अभी देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। नॉर्मली जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो ज्योग्राफी के लिए दो चीजें आती हैं कि ये पहली बात, ये वर्ड किसने दिया ज्योग्राफी का, ठीक है। अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट का फादर कौन हुआ, नॉर्मली ये क्वेश्चन, और ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी। कोई बता सकता है? ये हमने जिक्र किया हुआ है इसका, ये मैंने भी क्लास में बताया हुआ है, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, इसका फादर कौन है? वर्ड तो सर एर्थोस्फेयर था, कोई उसने दिया था शायद, ऐसे कुछ नाम यस था सर, उसका। यस सर। ज्योग्राफी जो वर्ड है, इसका मीनिंग कौन बताएगा? मीनिंग सर स्टडी ऑफ द अर्थ। यानी जियो का मतलब? अर्थ का शेप, जियो मतलब जियो। शेप नहीं, अर्थ। ग्राफी का हाँ वही मतलब? तो सर, इसकी आवरण। स्टडी करना। यानी एक हिसाब से हम किसी भी चीज की अगर स्टडी करते हैं, वो लोगोस में आता है वैसे तो, वो जो लॉजिस वगैरह आता है, लेकिन एक हिसाब से हम इसको भी काउंट कर लेंगे। या फिर एक हिसाब से अगर कहें तो जिसको हम हिंदी में कहें वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो ग्राफी है वो डिस्क्रिप्शन करना, ज्योग्राफी के अंदर जो भी कुछ है उसको डिस्क्राइब करना, ये वर्ड यहां से निकल के आया है। देन इसका जो फादर है वो कौन बताएगा? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। इरेट इरे नहीं सर, इरेटोस्थनीज। गुड, इरेटोस्थनीज, ठीक है। ये जो भी सब्जेक्ट है ना, उन सब्जेक्ट्स के सबके फादर के नेम आपको पता होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का जो नाम है, उस नाम का ओरिजिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों के पास में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब स्टार्टिंग में जो ज्योग्राफर थे वो ज्यादातर ग्रीक के थे। इन ग्रीक लोगों ने क्या किया, इनको ये लगता था कि भाई पूरी अर्थ का जो सेंटर है, चलो मैं आपको ना थोड़ा सा मैप से समझाता हूँ, उससे समझ में आएगा। किसी को पता है ग्रीक कहाँ है? सर आज का ग्रीस। बिल्कुल, इसको मैं शायद जूम नहीं कर सकता, तो यहीं पे आते हैं, ठीक है। तो आपका जो ग्रीस है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यूनान, ये है वो कंट्री इधर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं यूनान। यूनानी लोग जो आए थे ना, जिनको हम
बोलते थे कि भारत के ऊपर हिंद यूनानियों का भी शासन रहा था। तो इन लोगों ने ना उस टाइम पे काफी वो थी ये, तो इन लोगों ने यहाँ तक भी रूल किया था। ये पूरी टेरिटरी इनकी हुआ करती थी तकरीबन। तो इनको लगता था कि जितनी टेरिटरी के ऊपर ये लोग रह रहे हैं ना, वही धरती है। तो आप थोड़ा सा ना ध्यान से देखना इस चीज को, एक जो मैं चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये इनका सेंटर हो गया, और ये नॉर्थ की तरफ गए तो यहाँ तक घूमे होंगे, आगे इनको जंगल दिखे होंगे यहाँ पे, क्योंकि लोग उस टाइम पे थे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ये 600 बीसी की, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे उससे कितने साल पहले, 600 साल पहले। आप सोचो जो मॉडर्नाइजेशन आया है ना हमारे एरा में, हमने जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आप लोगों में से कौन बताएगा कि मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कौन सी ईयर से माना जाता है? सर 19 एक 19th सेंचुरी। सर आफ्टर दी वास्को ड गामा कम इन इंडिया। हाँ सर, ये जब औरंगजेब का काल था ना, जब ये बंगाल इनके हाथ में पहुंच गया था ब्रिटिश के काल में, उस टाइम जब यूरोपियन इन्वेजन था उसको माना जाता है। देखा जाए तो हम 1707, बिल्कुल सही बताया श्वेता ने, यस सर। कि औरंगजेब की डेथ के बाद हम इंडिया के अंदर एक मॉडर्न एरा स्टार्ट मानते हैं। आप ये देखो 1707 के बाद हम मॉडर्नाइजेशन में आए हैं। उससे पहले अगर मैं कहूँ मेडाइवल पीरियड, तो वो हमारा माना जाता है इस्लाम इन्वेजन, या फिर मैं कहूँ तो तकरीबन 1200 से लेके आपका 1707 तक का जो पीरियड रहा है, 1757। ठीक है। ये सारा पीरियड 1757। आपका, हाँ 57 भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका मेडाइवल पीरियड का टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन हम नॉर्मली इसको 1707 ही मानते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, इस समझ में आ जाएगा आपको। ये हम मानते हैं 1707 तक ही, ठीक है, क्योंकि 1757 में तो अंग्रेज लोगों ने आके काफी, मतलब तब तक तो उनका एक छत्र राज भी होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और इससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम एंशिएंट मानते हैं। एंशिएंट का कोई भी स्टार्ट नहीं मानते हम, लेकिन देखा जाए तो अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो हम जो वैदिक पीरियड है ना, उससे हम मानते हैं हिस्टोरिक पीरियड को। तो इससे पहले जो होता है उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में काउंट करते हैं, जिसके अंदर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। और इससे भी पहले का जो पीरियड है उसको हम प्री हिस्टोरिक में काउंट करते हैं। ये वाले जो टर्म्स हैं, ये मैंने फास्ट फास्ट मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बताई क्योंकि आप लोगों को मैं करवा चुका हूं पहले, या नहीं किए हैं किसी ने? हिस्टोरिक, इसका प्रोटो भी पता हिस्टोरिक, है। प्री हिस्टोरिक के बारे में पता है ना? अगर नहीं पता है हाँ तो एक सेशन में मैं बता दूंगा। तो वैदिक कल्चर जो है वो हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट माना जाता है, और इसकी शुरुआत भी हम कहां से मानते हैं? 1500 बीसी से लेके आपका 1000 बीसी तक, ठीक है। ये आपका वैदिक पीरियड रहता है। इसके बाद में आपका आता है महाजनपद का काल, जिसका अंदर जो सबसे मेन जो सेंचुरी मैटर करती है वो 6th सेंचुरी बीसी, जब महाजनपद काल के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। आप सोचो इस टाइम पीरियड पे जहां पे इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म चल रहा था, तो आप पैरेलली यहाँ पे, चलो हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पैरेलली क्या दूसरी दुनिया में भी तो कुछ काम हो रहे होंगे ना। तो ये जो टेरिटरी है ना इनकी, ग्रीक वाली, ये इतनी टेरिटरी से इनके बाद इनको पता था कि हाँ ये टेरिटरी है, और ये अपने आप को मानते थे सेंटर ऑफ द अर्थ। इन्होंने ऐसे ही करके अपने बारे में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कंट्री है ना, ये वाला कंट्री, इसका नाम है लीबिया। मैं थोड़ा सा इसको ना ढंग से दिखता, तो लीबिया दिख रहा है ना नाम आपको भी? यस सर। ये जो कंट्री है यस सर। लीबिया, तो इन्होंने जो मैप बनाया उसके अंदर ये बोले कि 3 ही कॉन्टिनेंट है, एक अफ्रीका है, एक एशिया है, अफ्रीका, एशिया, और तीसरा यूरोप, ठीक है। और बीच में इन्होंने ये कह दिया, जो मेडिटेरेनियन सी है ना, ये है सागर, जो पानी, वाटर डिवाइड जो तीनों को अलग करता है। क्योंकि यहाँ पे तो इसको मान लेते थे एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया यूरोप, बीच में पानी है, और यहाँ पे ग्रीस हो गया आपका यूनान। तो इन्होंने कह दिया कि हम तो सेंटर में है, हमारे आसपास चारों तरफ फिर ये पानी है, और ये पानी के साथ में ऐसे अटैच होने वाली ये 3 अलग अलग बॉडीज हैं, जिसको उन्होंने कह दिया अफ्रीका, एशिया और यूरोप, और खुद को सेंटर में मान लिया। और इसके चारों तरफ ऐसे कर दिया कि क्योंकि अर्थ गोल है, तो उन्होंने कह दिया कि ये धरती है पूरी, समझ गए? तो उन्होंने ऐसे करके मैप बना लिया पहला। और इस मैप के अंदर बहुत सारी, आपको भी दिख रहा है कितने सारी कमियां हैं। देखा जाए मॉडर्न मैप में तो आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मतलब मैक्सिमम जो लैंड है, मैक्सिमम जो टेरिटरी है वर्ल्ड की, वो तो इन्होंने काउंट ही नहीं की, ये वाला पूरा रीजन। तो ये उस टाइम पे था, उस टाइम पे लोगों के सिर्फ इतनी समझ थी कि बस इतनी ही दुनिया है। अगर आप लोगों के पास में टाइम मशीन आ जाए और उस टाइम के पीरियड में अगर आप जाओ
और जाके उनसे ये पूछो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ था, ये लोग कहेंगे क्या तो क्रिकेट है, क्या ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया को तो हम जानते ही नहीं है। इंडिया को ये जानते थे। आप लोगों को भी पता है इंडिया के अलग अलग नामों से भी बोला जाता है, इंडिया का नाम ही बाहर के लोगों ने दिया है ना। तो उन लोगों को आज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर हम देखें तो, अगर टाइम लाइन में जाके देखें तो उन लोगों के लिए तो जो पूरी धरती थी वो सिर्फ इस मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ से ही थी, बस पूरी गोल घूम के खत्म। उनके पास जो इक्विपमेंट थे वो भी मॉडर्न इक्विपमेंट कहाँ थे उस टाइम पे। आप सोचो उस टाइम पे इंडिया का आप इमेजिन करो, इंडिया उस टाइम पे पेस्टोरल लाइफस्टाइल या फिर रूरल जो सेटलमेंट थी उन पे अंदर ज्यादा था, ग्रामीण परिवेश या फिर आपके पशुपालक या जो ऐसे चरवाहा वगैरह लोग थे वो रहा करते थे, नहीं उनके पास में आधुनिक उपकरण वगैरह हुआ करते थे, है ना। तो ये चीज आप जब देखोगे ना तो इनकी समझ के अकॉर्डिंग इन्होंने तो सही किया था कि भी हाँ, हम लोगों की जो पहुंच है वो इन इन जगहों तक है और यही जगह है बस पूरी धरती के ऊपर, और तो कोई धरती है ही नहीं। ये लोग ऐसा मानते थे और इन्होंने यही सोच समझ रख के ना पहला मैप भी ड्रॉ किया। और वो जो मैप उन्होंने ड्रॉ किया वो मैप कुछ ऐसा दिखता था जो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये वाला। अब इसमें जो मैंने बताया आपको क्या सेम समझ में आ रहा है देखते ही कि इन्होंने एक तो मान लिया यूरोप, इधर मान लिया एशिया, इधर ये लीबिया जिसको कि अफ्रीका ये बोलते हैं, एंड बीच में इन्होंने कह दिया कि हाँ ये है एक आपका सी, इसको ये महासागर बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है। ये उन्होंने दो रिवर के नाम डाल रखे हैं और बाकी इन्होंने कह दिया कि बाकी पूरी धरती के ऊपर सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ है ही नहीं, इधर भी ओशियन इधर भी ओशियन, ये सारा ओशियन, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा देख पा रहे होगे तो एक चीज और देखना आप ध्यान से, ये है इंग्लिश का कौन सा लेटर है ऐसे, इंग्लिश में ऐसा कौन सा लेटर लिखा जाता है, 13 और ये क्या है। ओ तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने मैप का नाम दिया उसको टी ओ मैप बोलते थे, और ये ग्रीक लोगों ने ही बनाया था। किन्होंने बनाया था, ग्रीक लोगों ने। ये चीज आप ध्यान में रख लेना। और जो मैप हम ये देख रहे हैं, ये मैप जो बनाया था ये बनाया था सबसे पहले एनेक्सिमेंडर ने। ये बहुत एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पूरी दुनिया का सबसे पहला जो मैप जिसने बनाया था वो कौन था, फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें यूज क्या किया गया था, एक हिसाब से स्केल यूज किया गया था, इसीलिए तो हम इसको मैप बोलेंगे, ठीक है। तो देखा जाए, सॉरी स्केल यूज नहीं किया गया था ये लिखना आपको। तो देखा जाए तो एक हिसाब से मैप बनाने की जो परंपरा है वो, ये देखो यहाँ पे ग्रीक, तो सेंटर में इन्होंने कर लिया ना अपने आप को, देखा जाए तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक मैप ड्रॉ किया और जो बनाया मैप वो था ग्रीक स्कॉलर एनेक्सिमेंडर। और जो टाइम था वो आप लिख लो यहाँ पे 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। जो मैप का नाम है उस मैप का नाम टीओ मैप, ठीक है। कहाँ पे बना था, ग्रीक में बना था। ये 3-4 इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। चलो, यूरोप का वर्ल्ड का मैप बना दिया, लेकिन हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे पहले। हाँ जी, रेड सी कौन सा इसमें, क्या रेड सी? इसमें कुछ भी नहीं था, जो मैप पे लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही था, ठीक है। इसका फिजिकल मैप जो होगा वो भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, देख लेना उसमें डिटेल से। ना तो यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता, ना ही कोई और एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा। आपको अपनी जिज्ञासा अगर शांत करनी है तो उसके लिए मैं वहां पे डाल दूंगा, डोंट वेरी। अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछा सही, मतलब सर मेरा जिज्ञासा को तो क्वेश्चन, हाँ जी, पूछिए। सर जैसे एनेक्सिमेंडर ने जब ये बनाया तो उन्होंने मतलब ये इमेजिन करके बनाया कि मैं मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वो मतलब सेंट्रल में है और मेरे आसपास का ये जितने भी हैं ये हाँ महाद्वीप है, एशिया, यूरोप और लीबिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसने यहाँ पे सेंटर मान के अपने चारों तरफ देखा और उसको लगा कि ये सारी चीजें हैं, तभी तो ये कहें ना कि वर्ल्ड का पहला मैप बनाया। उसने ऐसे ही यस एक सर। पेपर लिया, पेपर के ऊपर बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो एक नदी सी आएगी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक सागर आएगा जिसको उन्होंने ब्लैक सी नाम दे रखा था, और वो एक वहां से कुछ पानी आ रहा है उसे एक कनेक्ट कर दी रिवर, ठीक है। और बोले कि हमारे पीछे सारी क्या है, जमीन है, आगे क्या है हमारे, पानी है, और पानी को जैसे ही पार करेंगे वहां पे क्या आएगा, जमीन का एक और टुकड़ा आएगा। उसके बीच में क्योंकि नील रिवर पहले से ही फ्लो करती थी, देखा जाए तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है ना नाइल रिवर। इधर उन्होंने देखा कि भी इधर भी जमीन है, इधर हमारे पीछे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है, इस हिसाब से उन्होंने बना दिया और कहा कि क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि अर्थ गोल है,
तो बाहर से गोल बना के और ये बोले कि बाकी जगह पे हमने देखा नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे सिर्फ पानी पानी है, बन गया मैप। ठीक है, ये सोच के उन्होंने मैप बना दिया। अंडरस्टूड? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया के कंटेक्स्ट में जब चीज देखते हैं ना, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि भी आज हम इंडिया इंडिया बोलते हैं। एक तो हम आज देखेंगे नेमिंग के बारे में भी। दूसरा, जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों के दिमाग में कभी नहीं आया क्या कि इंडिया का मैप जो है कि किसी न किसी ने तो बनाया होगा ना सबसे पहले, ऐसे करके ये ड्रॉ करके ये सब चीजें उसने दिखाई होंगी, इधर उधर ऊपर ऐसे करके कोई तो बंदा होगा जिसने बनाया होगा। तो इसका नाम लिख लो। आपको तक ये एक मैं बता देता हूं, ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है, एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, सीपीएफ के एग्जाम में। तो चांसेस हैं कि आईएएस के अंदर, क्योंकि अभी ये मल्टीपल स्टेटमेंट बना के देने लग गया, यहाँ पे ये पूछ भी ले। ठीक है, तो ये नाम लिख लो, जेम्स रेनल। इन्होंने 1782 में इंडिया का ये वाला जो मैप आप देख रहे हो, ये ड्रॉ किया था। ठीक है, जेम्स रेनल। इस मैप के अंदर इन्होंने हर वो चीज दिखाई जो इनको लगा कि हाँ ठीक है। इन्होंने देखो ये नाम भी दे रखे हैं, सरकार, ये कोस्टल एरिया के नाम है ओडिशा के अंदर, ये आपका नॉर्दर्न, ये यहाँ पे लिखा हो माउथ ऑफ गंगा। ठीक है, इधर इन्होंने लिख दिया ये बे और गल्फ ऑफ बंगाल ऐसे करके नाम। इन्होंने ये अंडमान निकोबार का भी दिखा रखा था। इन्होंने नाम क्या लिख दिया, हिंदुस्तान या फिर मुगल एम्पायर। ईयर कौन सा है, 1782। ठीक है, तो उस टाइम पे मुगल एम्पायर तो था, कुछ तो था ही। वैसे तो 1857 में जाके मुगल एम्पायर खत्म होता है ना, तो उससे पहले उन्होंने ये अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा एक मैप ड्रॉ किया, अलग अलग जगह पे उन्होंने ये कुछ रिवर्स वगैरह दिखा रखी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है, काफी साइंटिफिक तरीके से उन्होंने डिजाइन किया था। देखा जाए तो ये इंडिया का जो आज का मॉडर्न डे मैप है उसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया। उस टाइम पे ये थोड़े ना था कि सैटेलाइट से जाके देख लेंगे। और आप आज की डेट में भी अगर आपको कोई कह दे मैप बनाओ, तो हम नॉर्मल अगर पेपर और पेन लेके भी स्केच करते हैं ना, तो भी हम भी ऐसा स्केच नहीं कर पाएंगे, गलतियां करते रहेंगे, कुछ का कुछ बना देंगे, कभी ऐसी शेप बन जाएगी, कभी कुछ ऐसे कर देंगे। तो हमें भी ढंग से अभी ये डिजाइन करना नहीं आ रहा। तो आप सोचो 1782 में इतना बढ़िया मैप उन्होंने बनाया था। ठीक है, नॉर्मली उस टाइम पे ना हैंड से यूज किया करते थे लोग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से इसके बारे में 2-3 चीजें आप लिख लो। जो ये जेम्स रेनल थे ना, ये क्या थे? ये एक था ब्रिटिश स्कॉलर, जिसको कि अलग अलग चीजों का ज्ञान था। एक तो ये सर्वे किया करता था बहुत, तो सर्वेयर लिख लेना यहाँ पे। सर्वेयर लिख के ब्रैकेट में लिख लेना फादर ऑफ इंडियन सर्वे। भारतीय सर्वेक्षण का पितामह इसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सर्वे। लिख लिया तो मेरे को बोलते रहना कि हाँ सर लिख लिया। यस सर, लिख लिया। यस एक चीज और, जो मैप बनाते हैं, मानचित्र जो बनाते हैं, उनको बोला जाता है कार्टोग्राफर। ठीक है, कार्टोग्राफर। तो आप ये इसको इंग्लिश में लिखोगे, ये कौन था? एक कार्टोग्राफर भी था। तो बस ऐसे लिख लेना कार्टोग्राफर, सर्वेयर के नीचे यहाँ पे ऐसे एरो लगा के कार्टोग्राफर। देन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर कौन? जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, एक्सप्लोर करे, खोजबीन करे, उसको एक्सप्लोरर कहते हैं। तो जेम्स रेनल 1782 में एक ब्रिटिश सर्वेयर, कार्टोग्राफर और एक्सप्लोरर था, जिसने इंडिया का फर्स्ट मैप बनाया, जो कि आज का जो हमारा मॉडर्न डे मैप है उसके क्लोजेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। पहली बार वर्ल्ड का मैप किसने बनाया? उसका आंसर आपके पास में आ जाएगा एनेक्सिमेंडर। इंडिया का मैप किसने बनाया? जेम्स रेनल। ये 2 पॉइंट हैं जो आपको कभी नहीं भूलने। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। सर। ओके, हाँ जी, ये मिटा दूं ना? चलो, एक्चुअली मेरा जो सिस्टम है ये परखर सर और विनय सर वाले से थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ पे मैं काफी जुगाड़ करके काम कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। बाकी समझ में आ ही रहा होगा सबको, है ना? दिक्कत नहीं आ रही ना समझने में किसी भी बच्चे को? नो सर, सही है सही सब सर। कुछ। ठीक, चलो सर ठीक आपका है। ये टॉपिक अब कंप्लीट हो जाते है, मेरा डाउट है सर आपसे।
ठीक है, पूछो। अभी नहीं, बाद में पूछूंगा सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा ये है नेमिंग ऑफ आवर कंट्री, कि भाई हमारे कंट्री का नाम, एक आपने अभी रिसेंट में सुना होगा कि हम लोग ज्यादातर इंडिया इंडिया यूज करते हैं, और किस पे बात आ गई, चलो इसका नाम भारत कर देते हैं, है ना। तो इसके ऊपर भी बात आएगी, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को बताऊंगा, एक छोटी सी कहानी है अगर आप सुनना चाहो तो। लेकिन उससे पहले एक ये वाली बात देख लो कि हम पहले से ही ना इंडिया को अलग अलग नामों से बुलाते हुए आए हैं। खुद हमारा खुद का नाम रखा हुआ यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, लेकिन बाहर से इन्फ्लुएंस ज्यादा थे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की, यानी सिंधु सभ्यता के टाइम पे। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लेना यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में जो नाम रखा गया था इंडिया का वो रखा जाता था मेलुहा। हिंदी में आप लिख लेना ऐसे, मेलुहा, ठीक है, मेलुहा। किसने कहा था? मेसोपोटामिया के जो कल्चर थे उसने। मेसोपोटामिया का जो कल्चर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे, मेसोपोटामिया, ये दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। वैसे मेसोपोटामिया तो लिख ही लोगे, यस सर, मेसोपोटामिया, लिख लेंगे। ये हम छोटे बच्चे ये थोड़ी हैं। हाँ ये, अच्छा गुड, वेरी गुड, ये सर इनफैक्ट मैं सभ्यता आपसे थी। कहने ही वाली थी कि आप ना लिखिए, हम लिख लेंगे। चलो ठीक है, आप ये लिखो कि इराक के आसपास का एक सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया, वहां पे इन्होंने जो इनका ट्रेड होता था इंडिया के साथ में। यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इवन मेंस का भी एक क्वेश्चन है कि एंशियंट टाइम में जो हमारा बाहर के कंट्री के साथ में जो ट्रेड होता था उसके बारे में आपको टिप्पणी करना है या कुछ लिखना है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो उसमें आपका ये जिक्र करोगे ना तो आपको पॉइंट एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे। ये पॉइंट आपका काफी वैलिड हो जाता है अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का कनेक्शन दिखा दिया मेसोपोटामिया के साथ में। तो उनका जो अगर आपने वो ट्रेड वाला रूट दिखा दिया, क्योंकि आपको पता है जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपका ये वाला रीजन में एक ऐसा ट्राइंगल बनाता हुआ रीजन है। यहाँ का ट्रेड लोथल से होते हुए आपका जाता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पास साथ, ठीक है। तो इन लोगों ने, मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, ये लोग इनको कहते थे मेलुहा, ठीक है। तो उस टाइम पे सिर्फ इतनी टेरिटरी थी, पूरे इंडिया का नाम नहीं है ये। इंडिया आप सोचोगे कि मेलुहा पूरे जो टेरिटरी है इंडिया की उसका नाम है, नहीं, सिर्फ इस रीजन का नाम क्या रखते हैं इन्होंने, मेलुहा, ठीक है। और आउटसाइडर को ये लोग मेलुहा ही कहते थे, जैसे हम ये वर्ड यूज करते थे ना, फिरंगी, विदेशी, ऐसे करके। तो वैसे ही इन्होंने भी अपना एक लोकल नेम ऐसे रखा हुआ था जिसको ये कहते थे मेलुहा। देन सर दूसरा जो पॉइंट है, सर मतलब ये लोग लोथल को कहते थे, मतलब कि गुजरात वाली साइड को। नहीं नहीं, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही ये कहते थे मेलुहा, ठीक है। अच्छा। ये देखो ना, रेफर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए यूज होता था, ठीक है। दूसरा है टर्म भारत या फिर भारतवर्ष। एक चीज याद रखना है यहाँ पे, दो टर्म मैं आपको बताऊंगा, वो चीज आप समझो, आपके काफी काम की चीजें हैं। एक, यार यहाँ पे कलर कौन सा सही दिखेगा मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा, बताना कलर ठीक है तो। देखो, एक यूज करते हैं हम भारत वर्ष, एक यूज करते हैं हम टर्म वर्थ। इन दोनों का मतलब ही क्या है? एरिया। ये वर्ष साल वाला नहीं है, ये ईयर वाला, ये ईयर वाला नहीं होता, ठीक है। और ना वर्थ का मतलब भी क्या है, एक टेरिटरी। दोनों का, वर्ष और वर्थ दोनों का मतलब है टेरिटरी। तो ये टेरिटरी थी, और इस टेरिटरी के ऊपर जिस पर्टिकुलर वंश का शासन था उस वंश का नाम था भारत, ठीक है, या कह लो राजा था। उसने कह दिया कि ये मेरी टेरिटरी है और ये भारत वंश कह लो। और उसने कह दिया क्योंकि ये पूरी टेरिटरी है डिफाइन, इससे यहां तक मेरा कंट्रोल रहेगा, तो उसने इसका नाम रख दिया भारतवर्ष, ठीक है। या भारत वर्त भी कह सकते हो, लेकिन वर्त उस टाइम पे वर्ड यूज नहीं होता था, वर्ष यूज होता था। वर्ष से ही डिवाइड ड्राइव थोड़ा सा चेंज होके ये वर्त बना। जैसे मान लो काफी सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो मैं कई बार देखता हूं, वह को हम कई बार यूज कर देते हैं बह, ऐसे करके। जैसे मैंने बिहार के लोग जो ना वह की जगह बै और वह में काफी कंफ्यूज होते हैं, वो इसको मिक्स यूज करके यूज करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, मतलब मैंने भी काफी सारे बच्चों को बोला है कि आप ये वह और वह का थोड़ा सा ना गैप दूर करो। ऐसे ही यहाँ पे भी जो शब्द है ना वो थोड़े से ड्राइव होके, इवन एंशियंट इंडिया के अंदर बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो ओरिजिनली थी कुछ और बाद में बन गई कुछ और, ठीक है।
तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको ये चीज समझनी है कि वर्ष का मतलब होता है एक डेफिनेट टेरिटरी, उस डायनेसिटी की टेरिटरी। तो भारतवर्ष का मतलब क्या हो गया, और इसमें पुराणों के अंदर ये टर्म यूज भी की गई है। क्या मतलब है इसमें, सी इन द साउथ एंड अबोर्ड ऑफ स्नो इन द नॉर्थ। यानी साउथ में सी कौन सा है आपका, हिंद महासागर इंडियन ओशियन, या इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। स्नो इंडियन। क्या है ऊपर, स्नो क्या है ऊपर, हिमालयस की। एक सेकंड, ठीक है। स्नो क्या है, नॉर्थ में आपकी हिमालयस, यानी जो आपके हिमालयन पर्वत है वो। तो उन्होंने कह दिया कि इससे लेकर यहां तक जो टेरिटरी है वो सारी क्या है, भारतवर्ष। ठीक है। तो ये टर्म कहाँ पे यूज मिलती है हमें, पुराणास में। ठीक है, 18 पुराण है वहां पे ये टर्म मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आप ये देखोगे, आर्यावर्त, यानी सर जहां बैटल जहां ऑफ, पे भी। हाँ जी। पहले एक था ना बैटल ऑफ 10 किंग्स, तो उसके ऊपर भी तो रखा था भारतवर्ष नाम, जो हाँ हाँ, राजा। वो भी इसी से ही रिलेटेड है। वैदिक जो जो स्क्रिप्ट्स होती है ना, या फिर लिटरेचर, जो वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर ये मेंशन था। हिंदी में इसको 10 राजन युद्ध कहते हैं, और वैसे बैटल ऑफ हाँ, 10 किंग्स बोलते हैं, जिसमें एक तरफ भारत क्लैन थी और बाकी तरफ बाकी की सारी, और उन सबको इसने हराया था। एंड देन उसने फिर अपना ये पूरा एक वंश उसको स्थापित किया था, उसके नाम पे ये है। बिल्कुल सही है। ठीक है। देन जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा गया है आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब, वर्त का मतलब जहां पे रहने वाले, या एक पर्टिकुलर एरिया जहां तक ये लोग रहते हैं। तो आर्यावर्त में मत- आर्य लोग रहने वाले। हाँ जी। अच्छा, मतलब सर जब इंडिया में आर्य आ गए थे तो तब उन लोगों ने इसका नाम आर्यवर्त कर दिया था। बिल्कुल। ठीक है। एक टर्म आप यहाँ पे और भी सुनोगे, मैं यहाँ पे एक बार इसको मिटा के बताता हूँ। अरे, ब्लैक यूज कर लूं क्या। देखो, आर्यावर्त को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आर्यावर्त। ठीक है। साथ में एक आपने सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे इसमें भी क्या रहा है, वर्त। यहाँ पे क्या रहा है, चक्र। कहने का मतलब, ये जो टर्म यूज होती है ना चक्रवर्ती, इसका मतलब आप इधर भी चले गए, उधर भी चले गए, उधर भी, इधर भी, सारे आपने ऐसे पूरा एक चक्कर सा बना दिया। वर्ती का मतलब पूरा जहां जहां तक भी बाउंड्री है वो। तो यानी पूरे इस टेरिटरी का जितनी भी जमीन है उस सब का एक ही सम्राट है, उसको क्या बोलते थे, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे ही आर्य लोग जहां तक थे, अगर मान लो मैं इंडिया का जो मॉडर्न डे है अगर उसका मैप अगर बनाए, तो मान लो ये ऊपर वाला रीजन हो गया, और आर्य लोग थे इस पूरी टेरिटरी में। तो आर्यावर्त सिर्फ इस टेरिटरी का नाम था, ऊपर वाले नॉर्थन इंडिया वाले का। ठीक है। आर्यावर्त पूरा नहीं था, ये चीज आप ध्यान रखना। इसी के अंदर यहाँ पे बीच में जो मेन इनका लैंड होता था, मेन एरिया, उसको ये बोलते थे ब्रह्मावर्त। जहां पे आज आपका दिल्ली वाला रीजन है ना, हस्तिनापुर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ये वाला रीजन, इसको ब्रह्मावर्त बोलते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोलते थे कि ब्रह्मा का वास यहीं पे ही है। वर्त का मतलब जिन लोगों का रहने का स्थान हो उसको वर्त बोलते हैं। ठीक है। चक्रवर्ती मतलब जितने भी जगह पे आप जाओ, जहां जहां पे भी रह रहे हैं उन सब का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे आपको समझ में आती भी जाएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, जम्बू द्वीप पे। जम्बू द्वीप आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया को ही डिनोट करता है। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे समझाना चाहूंगा। अभी हमने एक मैप देखा था, ई और ओ वाला मैप, है ना। इस मैप में क्या था, इधर था एशिया। इस एशिया को हम पुराने टाइम पे ना जम्बू द्वीप बोलते थे, और ये जम्बू द्वीप पुरानों में भी बोला जाता था, पुरानाज में। ठीक है। और जम्बू द्वीप में अकेला इंडिया नहीं आता था, इंडिया के आसपास का जो भी टेरिटरी था ना, इंडिया मान लो ये आपका रह गया इंडिया, तो आसपास का जो भी टेरिटरी था वो सारा जम्बू द्वीप का ही पार्ट था। मैं एक इसकी एक फोटो आपके साथ शेयर करूंगा, उस फोटो में आप देखना कि पूरी टेरिटरी को जम्बू द्वीप कहा जाता था, और उसका जो मेजर पोर्शन था वो इंडिया का आता था। अब यहाँ पे भी आप देखो, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज टू डिस्क्राइब सब कॉन्टिनेंट। हम एक टर्म यूज करते हैं ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूज करने के लिए जो टर्म यूज की गई थी उसका नाम क्या था, जम्बू द्वीप। ये याद रख लेना, आप समझ जाओगे अब। और ये मैं फोटो जब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, तो आप वो भी समझ जाओगे कि हाँ जम्बू द्वीप का मतलब है क्या। मैंने आपको बताया था द्वीप, महाद्वीप, देन जम्बू द्वीप। जम्बू का मतलब ये जामुन जहां पे होता है ना, उससे निकल के आया था ये। ठीक है। हाँ, देन जम्बू वही द्वीप, हमने ये याद देखा था। रखना है।
चलो ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में आप देखो हिंद और हिंदुस्तान, ये कहा था किसने? पर्शियंस ने। एग्जाम में आपका आएगा ईरानियों ने जो टर्म दिया वो क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। क्यों दिया? क्योंकि जो ये इंडस रिवर आती थी ना, इसको हम बोलते थे सिंधु, और इन लोगों को ये सिंधु बोलना नहीं आता था, इन्होंने इसको बोल दिया हिंदू। दूसरा, हम जो ये इंडस नाम है ना, इंडस भी नाम हमने नहीं दिया, हम तो इसको सिर्फ सिंधु ही बोलते थे। ठीक है। तो बाद में ग्रीक लोग आए, उन्होंने बोला ये क्या, ये इंडस इंडस है, उन्होंने सीधा इसको नाम बोल दिया क्या? इंडू। ऐसे करके उन्होंने ई से इसको प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दिया। ईरानियों ने इसको ही से प्रोनाउंस किया, यूनानियों ने इसको ई से प्रोनाउंस किया। तो ये दोनों नाम हमारे हो गए, हिंद और इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। एक दो बच्चों को शायद पता भी होगी वो कहानी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर भी रखी है। आई होप वो बच्चे इस क्लास में होंगे भी। हम एक बात करते हैं अभी कि भाई इंडिया का नाम चेंज करके ना भारत कर दो, बट आप सब लोगों को पता होगा कि इंडिया का ना ऑलरेडी नाम इंडिया और भारत दोनों नाम इंडिया के और मतलब नाम है ये। जिनको यूज करना है भारत वो भारत यूज करे, जिनको यूज करना है इंडिया वो इंडिया यूज करे। इसके पीछे की कहानी देखो, ये दोनों नाम हुए क्यों थे, इसके पीछे ना बहुत एक मास्टर स्ट्रोक है, आपको समझ में आएगा। हमें ये लग रहा है कि ये नाम हमें तो फिरंगियों ने दिया, अंग्रेजों ने दिया, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या फिरंगियों ने दिया था क्या ये नाम? नहीं दिया। भाई ये हमारी पहचान है, इंडिया। पहचान कैसे है, क्यों हम इसको इंडिया से ही डिनोट करते हैं? आपको पता होगा 1947 में जिस टाइम पे पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम पे एक तरफ पाकिस्तान, आपका ये इंडिया, और इधर बांग्लादेश, और फिर इधर इंडिया। तो ऐसे डिवाइड हो रहा था। ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनना था, उस टाइम पे जिन्ना ने पाकिस्तान नाम के ऊपर मोहर लगाई। जिन्ना इंडिया को किस नाम से बुलाता था? हिंदुस्तान। ठीक है। और हिंदुस्तान क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी थी? हिंदूज की। ठीक है। उनके जहन में यही, दिमाग में यही एक नाम था कि भाई अगर पार्टीशन हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो पार्टीशन मतलब किसका हो रहा है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा है। आप पुराने ना रिकॉर्डिंग सुन के देखना, यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, उनकी ओरिजिनल स्पीच मिलेंगी। जिन्ना की भी ओरिजिनल स्पीच मिल जाएगी आपको, गांधी जी की भी मिल जाएगी, नेहरू की भी मिल जाएगी। इवन मैंने एक बार शायद नेहरू जी का वीडियो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है। बीबीसी के साथ में उनका एक इंटरव्यू था। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जिन्ना को ये लगता था कि जैसे ही, समझ में सही आ रहा है सबको? यस सर। चलो ये बीच में सेशन ऑफ हो गया था हमारा, तो ये हमारा पूरा ही वो चला गया। मैं एक बार आपको थोड़ा सा वो कर देता हूँ दोबारा से। तो 1947 में जिस टाइम पे पार्टीशन हुआ ना, तो उस टाइम पे एक तरफ बन गया पाकिस्तान, और जिन्ना सोच रहे थे कि हम जो कंट्री बनाएंगे उसका नाम रख देंगे हम हिंदुस्तान। और उनके पास में ग्लोबली ये बोलने के लिए एक लाइन हो जाएगी कि देखो, इन लोगों की तो पहले से ही यही मंशा थी कि ये लोग हिंदुस्तान ही बनाना चाहते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ, तो उसमें पहली ही जो लाइन लिखी गई, पहला ही जो आर्टिकल लिखा गया, उस आर्टिकल के अंदर ये लिख दिया गया कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1। और जैसे ही ये बात बाहर आई, जिन्ना तो तिल मिला उठे। उनको तो ये था कि यहाँ पे हम नाम जो रखेंगे, हिंदुस्तानी जो नाम रखेंगे वो हिंदुस्तानी रखेंगे। और उनके पास में एक ये बात भी हो जाएगी कि देखो, हम पहले से ही एक अलग से एक मुल्क की डिमांड कर रहे थे, इन लोगों ने जैसे ही हमारा पार्टीशन हुआ इन्होंने तो नाम ही रख दिया। और ये जो स्ट्रोक था ना, बहुत ही मास्टर क्लास स्ट्रोक था। उन्होंने कह दिया कि इंडिया जो रिप्रेजेंट करता है वो तो हमने बाद में कहा था, लेकिन इंडिया और भारत ये दोनों ही क्या है? एक ही कंट्री। जिसको जो मर्जी, जितने भी सिटीजन है ना, जिनका जो भी मन करे वो यूज करे और अपने अकॉर्डिंग उस पर चले। आप अपनी तभी देखते होगे, जो भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो वहां पे ये भी बोलते हैं कि भारत की टीम ने ये किया, भारतीय टीम ने वो किया, या फिर इंडियन कॉन्टिजेंट ने ये किया, इंडियन टीम ने ये किया, ऐसे करके हम ये यूज करते हैं। तो दोनों ही वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो ये काफी अच्छी प्लानिंग थी, ताकि बाहर हम ये दिखा पाए कि हमारा कंट्री एक सॉफ्ट स्टेट है। यहाँ पे किसी भी रिलीजन को हमने वो नहीं दे रखी, पनाह नहीं दे रखी है, कोई भी धर्म का वो नहीं है। ठीक है। इस हिसाब से ये काफी अच्छी बात थी। और अभी मैं आपको वो जो चीज दिखाऊं, आर्टिकल शायद मैंने इसमें डाल रखा है क्या? हाँ, ये रहा। तो आर्टिकल 1 में ही देखो, सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। नेम
एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये यूनियन वर्ड है ना, इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो भी मैं बताऊंगा। ये आपके ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के अंदर जो फेडरेशन है ना, एक टर्म यूज होती है फेडरेशन, उससे अलग है, तभी हमने ये नाम यहाँ पे यूनियन रखा है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सीधा एज इट इज ना, काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्टेटमेंट दे रखी है और ये पूछ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल का है ये, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट का है। तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 उसके अंदर ये लाइन मेंशन है। हिंदी में भी आप ये देख लेना, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। हिंदी में आप लोगों को ये होता है ना कई बार कि सर अगर कोई शब्द अगर हमें नहीं लिखना आया तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप उसको देवनागरी में लिख सकते हो, इंडिया। ठीक है, तो वो सही है, गलत नहीं है कुछ भी। सोचो ये तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तैयार हो गया था पहले 1949 में, और फिर हमने अडॉप्ट कर लिया था 1950 में। तारीख बताओ मुझे, 1949 की क्या तारीख थी, 1950 की क्या तारीख थी जब हमने अडॉप्ट कर लिया था? सर 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। गुड, तो ये डेट्स हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड। हाँ जी, ये जो संघ शब्द था ये कनाडा के संविधान से लिया गया था ना? हाँ जी, गुड अमेरिका गुड जो गुड। कंप्लीट वो संविधान में पहले वो स्टार्ट हो गया था ना कि केंद्र के अधीन सभी शक्ति नहीं थी, राज्य को बहुत शक्ति दे दी गई थी, वो अलग होने लगे, तो फिर तरह युद्ध भी प्रारंभ हो गया था। तो उसकी स्थिति को देखते हुए पहले तो अमेरिका के अनुसार करने वाले थे, पर फिर बाद में कनाडा के अनुसार किया। बिल्कुल, ये आपका अमेरिका है जिसको हम यूएसए बोलते हैं, ये आपका कनाडा है। ठीक है, कनाडा के अंदर क्या है, ये अलग अलग जो स्टेट्स है ना, ये किसी भी ट्रीटी के साथ में या किसी भी संधि के साथ में जुड़े हुए नहीं है। इनमें सबसे ऊपर वाले जो देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका कंट्री, और फिर उस कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स या राज्य, एक देश या राष्ट्र उसके अंदर राज्य। ठीक है, तो इनके साथ में अगर मान लो ये ऊपर एक कोई देश है, ये कहे कि भाई आप लोगों क्यों ना मेरे साथ संधि कर लो और आके मिलके हम एक संयुक्त कंट्री बना लेते हैं, या संयुक्त राष्ट्र बना लेते हैं, या संयुक्त राज्य बना लेते हैं सारे मिलके, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स बना लेते हैं सारे मिलके। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वालों ने बनाया तो उन्होंने लिख दिया क्या, ऑफ अमेरिका। ऐसे ही और भी जगह पे होगा, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत एंड ऐसे करके रशिया, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऐसे अमीरात, ऐसे करके काफी अलग अलग जगह पे है ये यूनाइटेड वाला नाम। लेकिन अमेरिका वालों ने बनाया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये सब हर एक स्टेट, ये जो चारों स्टेट्स है ना, ये अपनी मर्जी से या तो इसके साथ हैं, या अगर कल को चाहें, मान लो यहाँ पे ये वॉशिंगटन डीसी है, इसको लगा कि भाई मैं अलग से एक अपना कंट्री बनाऊंगा, ये हट सकता है। ठीक है, आपका ये मियामी वाला रीजन है, ये मिसिसिपी मसूरी वाला है, ये वाला चाहे तो ये अपना अलग से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं था। कनाडा में बोला कि हम ही हैं पूरा कंट्री, आप अलग अलग स्टेट बना लो बेशक, लेकिन सुप्रीम पावर रहेगी कनाडा की। इंडिया ने यही चीज यहाँ से फॉलो कर ली। ठीक है, और एक जिस टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, या फिर प्रोफेसर भी बता देंगे, और या फिर अगर कभी कोई ट्रिक वाला जो हमारा सेशन होगा ना, जिसमें हम ट्रिक यूज करेंगे, जो हमने अभी होल्ड पे रखा हुआ है, ये हमारा कंटिन्यू चलेगा। मैं आपको तकरीबन 1000 के आसपास चीजें ऐसे बताऊंगा जो ट्रिक्स के साथ में होंगी, एंड वो आपके यूपीएससी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं काम में आएंगी, आपको याद करने में, आपकी लर्निंग में काफी हेल्पफुल रहेंगी। उसमें देख लेंगे हम, क्योंकि सोर्सेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बिना ट्रिक्स के याद होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको एक बार वो मिनिस्टर्स का कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला था वो करवाया था, सेम उसी तरीके से। बताइए सर आपने तारीख। ठीक है, कोई नहीं, उससे बाद में बात कर लें। देखो रोहित, आप फिर से एक गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करो। ठीक है, तो जब हम देखते हैं ना वर्ल्ड के मैप, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे हमारा कंट्री है, इसको हम दो चीज में डिवाइड कर देंगे। ये आपका जो ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप ये समझ लो, जो ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये जो जा रही है बिल्कुल हमें इंग्लैंड के बीचों बीच से, ये क्या है आपकी ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब इसके इधर जो आता है
ये आपका आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके इस साइड जो आएगा ये आ जाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये बीचों बीच से आपकी जा रही है क्या, इक्वेटर। अब इसके नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में है तो सदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज आप याद रख लेना। तो देखा जाए तो ग्लोबली अगर हम जब देखते हैं तो ये इंडिया आता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आता है अर्थ के, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट पे भी नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिया वाले आसपास के एरिया को, इसको इतना कर लो बस, इंडिया के इस रीजन को साउथ एशिया। इस वाले रीजन को मैंने आपको बताया था साउथ ईस्ट एशिया, इसको मैंने बताया था क्या, मिडल ईस्ट एशिया। और ये वाला ईस्ट एशिया, ये वाला सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये तो रशिया है ही अलग से एक इकलौता कंट्री। तो ये कुछ टर्म्स हैं रीजन वाइज आपको पता होने चाहिए। और इन सब के बीच में आपका है इंडिया, और इंडिया को हम अकेला इंडिया ही नहीं बोलते, साउथ एशिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पता है ना सबको। कोई बताएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री आते हैं, एनीवन? श्वेता, पम्मी, शिवानी, सुमित। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? सर सही से तो नहीं पता, बट बताओ फिर भी कोशिश करूँ। बताओ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नहीं नहीं, वो सेंट्रल एशिया में चले गए, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान। भारत, इंडिया, सारे पाकिस्तान, हाँ शार्क के कंट्रीज, गुड, ठीक है। तो आपका जब थोड़ा सा मैं एक बड़े उसमें दिखाता हूं मैं, यहाँ तक आपको समझ लेना, ये आसपास की जो कंट्री है ना, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। म्यांमार आपका साउथ ईस्ट में भी पार्ट आ जाता है, लेकिन कई बार इसको हम इसमें भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन रहता है ये साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन इसके पीछे आपका हिमालय पर्वत, ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत ही इसको पूरे को ना अलग करता है साउथ। आपके मतलब आपका जो हिमालय पर्वत है वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे अलग अलग सीक्वेंस में है वो। तो इससे आपका एशिया वाला ये पार्ट अलग हो जाता है, और इधर आपका हिंदू कुश पर्वत है, और ये ऐसे करके मैंने आपको मैप में दिखाया था ना उस दिन कि यहाँ पे पूरा प्लेन वाला एरिया है। तो ये ना पूरा एक अलग से यूनाइट होके कंबाइंडली काउंट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो आप काम की आपके, पॉलिटिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है और कौन सा क्यों इंपॉर्टेंट है। कलर कौन सा करें, इस पे ब्लैक करता है। इंडिया के अंदर भी ना हम अगर डिवाइड करें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम नॉर्थ इंडिया में काउंट करते हैं। ये वाला रीजन जो पंजाब और हरियाणा और ये वाला हो गया, इसको हम नॉर्थ वेस्ट में काउंट करते हैं। ये नॉर्थर्न रीजन, ये नॉर्थ वेस्ट, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ साइड, उत्तर प्रदेश और ये वाला पूरा, ठीक है। ये वाला साइड हो जाएगा आपका ईस्टर्न साइड, ठीक है। ये वाला साइड आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये वाला आपका हो जाएगा सदर्न इंडिया, ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न, सिर्फ गुजरात मान लो, सिर्फ गुजरात और थोड़ा बहुत राजस्थान वाला हिस्सा, एंड देन बीच वाला हो गया आपका सेंट्रल इंडिया। तो इंडिया को भी हम अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कई बार ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे आपको अगर ये जोन वगैरह का देखना हो ना, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रेलवे के जोन देख लेना एक बार, ठीक है। रेलवे के जोन देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जोन किधर किस में काउंट होता है। ये रेलवे जोन बनाए भी इसीलिए गए थे ताकि ढंग से हम इस चीज को ना मैनेज कर सकें टेरिटरी को, क्योंकि काफी बड़ी टेरिटरी है इंडिया की, उसको एक बार ऐसे नॉर्मली कंट्रोल करना ना आसान है नहीं। दूसरा, आपको पॉलिटिकली इंडिया के स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये देखो दो चीजें होंगी यहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान के इस वाले एरिया से लेके आपका जो ये पूरा लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को आप आराम से देखना एक बार। यहाँ से मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ना, वो चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे मैप को समझने में, ठीक है। सिर्फ इतना मैंने इसको, और एक करते हैं ये वाली लाइन, इसको मैं सफेद से करता हूँ, ठीक है।
यानी आप ये समझना कि सिर्फ मैं इसके टच करके चल रहा हूं, ये वाला, ये मैंने दो आपको वो बना दिए अलग अलग कलर के। इन दोनों का मीनिंग क्या है? अब ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है ब्लैक वाली, इसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री, इसको हम बोलेंगे सी बाउंड्री। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय लैंड बाउंड्री, या फिर इसको हम ये कह देंगे कि इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, बॉर्डर, काफी अलग अलग नाम दे सकते हैं हम इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर तो हमारे यही है ना, डायरेक्टली कंट्री से अगर टच हो रहे हैं हम लैंड के थ्रू, तो यहां से हो रहे हैं, इधर चाइना से हो रहे हैं, ये नेपाल से हो रहे हैं, भूटान से हो रहे हैं, बांग्लादेश से हो रहे हैं, म्यांमार से हो रहे हैं, इधर भी चाइना से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीधा हम डायरेक्ट लैंड के थ्रू जब कनेक्ट होते हैं, इसको तो हम बोलते हैं बॉर्डर एरिया या फिर लैंड बाउंड्री, ऐसे करके। दूसरा जो वाटर बॉडी के साथ में हमारा कनेक्शन होता है, उसको हम सी बाउंड्री भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, कोस्टल लैंड या कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रख लेना, एग्जाम में ना दोनों तरफ से क्वेश्चन आया हुआ है। कोस्टल बाउंड्री इंडिया की कितनी लंबी है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और लैंड बाउंड्री कितनी है, यहां से लेके वापस ये वाली पूरी, और ये कोस्टल आपके सर, यहां तक लैंड बाउंड्री। रोहित, डो नॉट इंटरप्ट। आपका मैं नाम लेके पूछूं तभी बोलोगे, तब तक आप चुप रहो, तब तक आप ये सोचो अपने आप को कि आप बहुत ज्ञानी हो, और अभी आपके ज्ञान की जरूरत है नहीं। जब मुझे लगेगा कि हाँ आपसे मुझे थोड़ा सा ज्ञान लेना है, तब मैं पूछ लूंगा आपसे, तब तक आप अपने आप को म्यूट ही रखो। ठीक है, ये वाली चीज देखो आप, कोस्टल पे आपका, क्योंकि इंडिया के अंदर दो आइलैंड भी हैं, एक आपका अंडमान, दूसरा आपका लक्षद्वीप, तो इनकी भी लैंड बाउंड्री आपकी काउंट होती है। ठीक है, कोस्टल के अंदर आपका आइलैंड का भी काउंट होता है, लैंड के ऊपर सिर्फ आपका जो मेन लैंड है वो बाउंड्री ही काउंट होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लैंड बाउंड्री यानी यहां से लेके यहां तक का पूरा जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आते हैं जो लैंड बाउंड्री बनाते हैं, उन सब स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के नाम आपको पता होना चाहिए, कितने हैं ये पता होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंट्री कौन से स्टेट के साथ में टच हो रहा है, जैसे यहाँ पे चाइना है, कौन कौन से स्टेट के साथ में टच हो रहा है, पाकिस्तान कौन कौन से स्टेट के साथ में टच हो रहा है। ठीक है, प्लस कौन सा कंट्री ऐसा है बाहर का जिस कंट्री की इंडिया के साथ में जो बाउंड्री लाइन है वो सबसे लंबी है। ठीक है, लेंथ वाइज, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी मैप तो एक है, लेकिन इस मैप से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो आपको इस तरीके से चीजों को देखना आना चाहिए। और ये बिल्कुल स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की क्लास की जो बुक है ना, 11th क्लास की जो बुक है, उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं आपके, कौन कौन सा स्टेट है, किस स्टेट की जो टेरिटरी है वो पानी के साथ में, वाटर बॉडी के साथ में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आइलैंड के पूछे तो आइलैंड की आपको पता होनी चाहिए। अगर स्टेट की पूछी हो तो स्टेट का आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट की जो कोस्टल बाउंड्री है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें आपको मैं डिक्टेट कर दूंगा, बाकी सारी चीजें आप का होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये आप इजीली एनसीईआरटी की क्लास से ना निकाल सकते हो। इसके सहारे एक तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब भी टाइम लगे, क्योंकि मेरी अब जो क्लास होगी ना ये 2 दिन के बाद होगी। ठीक है, और आप मुझे 2 दिन तक आपके पास में टाइम है, जब भी, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम भी चल रहे हैं ना बीच में, तो जैसे जब भी टाइम लगे आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। अभी ये नोट करते जाओ साथ में, जो जो चीजें आपको लिखनी है, कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ चीजें आप नोट कर लेना। सबसे पहले लिखो ये लैंड बाउंड्री, जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है, गुजरात से लेके आपकी वेस्ट बंगाल तक, कहां से कहां तक है, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, इसकी लेंथ मानी जाती है 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे कोई स्क्वायर विकेयर कुछ नहीं आएगा, सिंपल लेंथ आएगी किलोमीटर्स में, क्योंकि हम यहां से चले और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के यहाँ पे आके रुक गए बांग्लादेश बॉर्डर पे। ठीक है, ऊपर से चलते हुए आए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देन हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा एरिया, उत्तराखंड। आपको यहाँ पे जो होमवर्क है वो स्टेट्स कितने हैं और क्या क्या उन स्टेट के नेम है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको होमवर्क में करनी है। दूसरा आप लिख लो कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री जो टोटल है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये 2 टाइप में डिवाइड होगी, एक आपका आइलैंड वाला,
आइलैंड वाला है आपका 15-16-60 किलोमीटर, और ये आपका मेन लैंड 6100 किलोमीटर। मेन लैंड कौन सा है? ये वाला। आइलैंड वाला कौन सा? आपका अंडमान और आपका लक्षद्वीप दोनों मिला के। ठीक है, तो ये टोटल जो आपकी टेरिटरी है, कोस्टल बाउंड्री, वो है 7516.6 किलोमीटर। और जो आपका कोस्टल में आइलैंड में जो आ जाता है वो इतना है, और मेन लैंड है ये इतना है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। यूपीएससी पूछेगा या कोई भी आपका कमीशन जिसके के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, इंडिया की मेन लैंड की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, या फिर इंडिया की जो आपकी आइलैंड की जो बाउंड्री है ना, वो कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। यहां पे आपका सेम जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए वो है, कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, स्टेट्स कितने हैं एंड उनके नाम बताने हैं आपको, साथ में यूनियन टेरिटरी के भी नाम बताने हैं। यहाँ पे एक चीज मैं लिखवा देता हूं, जो लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है वो आपकी है गुजरात की। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोस्टल बाउंड्री में किस पर्टिकुलर स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री है, देन तो आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को अगर हम क्लब कर लेते हैं तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका सिर्फ स्टेट मेंशन कर रखा हो, सिर्फ राज्य पूछ रखा हो, तो राज्यों में आपकी गुजरात नंबर 1 पे आएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आएगा। फर्स्ट गुजरात, सेकंड पे आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के बताओ, तो आएगी अंडमान निकोबार फर्स्ट पे एंड सेकंड पे आपकी गुजरात। ठीक है, तो ये दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन के बारे में समझ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये मैं मिटा दूं या लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो अभी? तो हो गया। हो गया, गुड। यहाँ पे समझ में भी आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्योंकि उस पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपका टाइम बचाने के लिए आप लिख लो यहाँ पे, हेडिंग डाल लेना, इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भू सीमा क्षेत्र। इसके अंदर कौन कौन से कंट्री आते हैं? ठीक है, इसकी लंबाई आपको पता चल गई 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता देता, पहले आप कंट्रीज के नाम लिख लो, साथ में आपको लिखना क्या, टेबल सा बनाना है। टेबल में आपको ऐसे करना है, यहाँ पे आपने नाम लिख लिया बांग्लादेश, देन कितना किलोमीटर तक इसका रीजन है वो। ठीक है, ये आपको लिखना है सिंगल डिनोमिनेटर में किलोमीटर, ये आपको ऐसे टेबल बनाना है। बांग्लादेश लिख के इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय भू सीमा भी आ सकता है, सथल सीमा भी आ सकता है, आपका इंग्लिश में तो लैंड बाउंड्री ही आएगा, हिंदी में आपका सथल आ सकता है, भू सीमा आ सकता है। ठीक है, ऐसे करके। या फिर अगर ये भी पूछ लेना कि किस देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछ लेंगे ये, आप एक बार ये टेबल लिख लो। पहले पे आपने लिख लिया बांग्लादेश, दूसरे पे आप लिख लो चाइना। चाइना की जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। सारे याद रखने जरूरी नहीं है, नंबर नंबर मैं आपको जो बता दूं वो लिख लेना। ठीक है, नोट सारे कर लो, लेकिन जो याद करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरे नंबर पे आपका जाता है पाकिस्तान, जिसकी जो लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के बाद में आपका आ जाता है नेपाल, जिसकी बाउंड्री सबसे लंबी है, ये आपका आ जाएगा 1751। नेपाल के बाद में आपका आ जाता है म्यांमार, म्यांमार के बाद में आपका आ जाएगा भूटान, और सबसे लास्ट में दिख रहा है क्या नीचे आपको? अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूं, ये दिख रहा है नीचे, अफगानिस्तान। यस ओके, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। एक बार लिख लो, लिखने के बाद में एक बार कोई भी बच्चा मेरे को बता देना लिख लिया। सर लिख लिया।
ओके, सबने लिख लिया? इसलिए सर। चलो, यहाँ पे आप एक ट्रिक लिख लेना। इस ट्रिक के साथ में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये जो मैंने टेबल बनवाया ना, ये सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। बचपन में ब फॉर बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। बचपन आपका BCPN, बचपन। ठीक है। MBA, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस के हिसाब से आपके 2-3 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ में बनाता है इंडिया, तो बांग्लादेश, क्योंकि बचपन पहले आ रहा है ना, बांग्लादेश। मैं पूछूं स्मॉलेस्ट किसके साथ में बना रहा है, अफगानिस्तान। आपके पास यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला आपको पता है बांग्लादेश, लास्ट वाला पता है आपको अफगानिस्तान। अब यूपीएससी ऐसे पूछ लेगा कि बताओ भाई पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान में किसके साथ में बाउंड्री लाइन सबसे ज्यादा लंबी है। अब आपको अगर ये पूरा फॉर्मूला पता है ना, ये वाला ट्रिक, बचपन में एमबीए किया, आप सीधा ही बता दो कि बचपन में पहले च आता है पाकिस्तान से पहले, तो यानी इस पूरे ऑप्शन में आपको सीधा पता होगा कि चाइना की बाउंड्री लाइन ज्यादा लंबी है। अब आपको ये लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी, ठीक है। हाँ, ये लेंथ का यूज कहां पे हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप यूपीएससी के अंदर मेंस आंसर राइटिंग करते हो, यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आईआर का, ठीक है, कि भाई बताओ इंडिया और नेपाल का रिलेशन बताओ। वहां पे आप एक लाइन मेंशन कर सकते हो कि भारत नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, या इंडिया शेयर 1751 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री टुगेदर। अब इतनी लंबी लाइन अगर है तो ऑब्वियस है कि इनके साथ में हमारा रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री के साथ में अगर हम इतना लैंड को अगर कवर करते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक। अब आपका जो घर का होमवर्क होगा, इस टेबल के ऊपर साइड में आपको क्या करना है, बांग्लादेश लिखा है ना, बांग्लादेश कौन कौन से स्टेट के साथ में मिलता है, वेस्ट बंगाल के साथ में मिलता है, मेघालय के साथ में मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा आसाम के साथ में मिलता है, थोड़ा सा आसाम यहाँ पे मिलता है, फिर त्रिपुरा मिलता है, फिर मिजोरम मिलता है। क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री। ऑप्शन में आपको मणिपुर दे देगा, नागालैंड दे देगा। आपको लगेगा कि बांग्लादेश तो नॉर्थ ईस्ट के साइड ही है, मणिपुर नागालैंड तो चेंज टच होते होंगे, लेकिन ये दोनों ही टच नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। अगर आपने ये वाला टेबल बना लिया घर पे और अगर इसको याद कर लिया, तो आपका यहां से अगर कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन आता है वो गलत नहीं होगा। प्लस ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने लिखवाई है, ये आपके हर एक स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, मतलब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, हर एक स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, या आप जो भी एग्जाम आप दोगे, कुछ भी एग्जाम आप दोगे, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? मिटा दू इसको? यस। इसकी कोई भी पीपीटी वगैरह नहीं बन रही है, शेयर नहीं हो पाएगी, तो क्योंकि जो मैं लिख रहा हूं ना साथ में मिटाता हुआ चल रहा हूं, तो ये चीज ध्यान में रखना। आप अभी नोट डाउन कर लेना जो भी चीज आप नोट कर रहे हो। अब यहाँ पे इंडिया के बारे में ना आपको 2-3 चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और पता होनी चाहिए कि अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज इंडिया, पहले बात तो ये बताओ जो पूरी ये इंडिया का लैंड मास है, ये पूरी लैंड का एरिया कितना है? किसी को पता है तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2.6%। भाई मतलब पूरे वर्ल्ड का 2.6% है सर। क्या आपने ऐसे पूछा है सर? मैंने पूछा एरिया, मैंने एरिया परसेंटेज नहीं पूछा। तो रोहित क्वेश्चन ढंग से सुनो, आपको इंफॉर्मेशन पता है, ये 3286 नहीं 3287 है, सॉरी। 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब एरिया इतना है, इसके ऊपर अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो पॉपुलेशन पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है। ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये सेंसस है 2011 के ऊपर, 2021 का अभी आया नहीं है। अगर आएगा तो कुछ हो सकता है ऐसे नतीजे हमें देखने को मिले जो हमने सोची नहीं होगी, है ना, क्योंकि सेंसस
को रिलीज अभी तक नहीं किया गया है, अभी तक उसको किया भी नहीं गया। आप सोचो नॉर्मली क्या होता है कि 5-6 महीने का ही काम होता है ये सेंसस को वो करना, क्योंकि 10 साल में एक बार होता है ना। 2021 का सेंसस अभी हम 2024 में आ गए हैं, अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो उसके पीछे काफी सारे रीजन भी हो सकते हैं, हमें उन पे नहीं जाना। देखा जाए तो मेन रीजन एक तो ये था कि कोविड के टाइम पे ना सब कुछ ही लॉकडाउन हो गया, और जो काम उस टाइम पे होना था वो सब बंद ही पड़ा रहा। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं मिल पाया। अब होगा सेंसस एंड इसका कभी भी डेटा रिलीज कर दिया जाएगा। तो 2026 वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये डेटा आ जाएगा तब तक, तो वो तो ये डेटा जरूर याद करके चलेंगे। क्योंकि आप सोचो ये डेटा की जो वैलिडिटी रहेगी ये 2031 तक रहेगी, यानी इस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो डेटा आएगा ना वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये हटाते हैं यहाँ पे। अगर मैं देखूं एरिया वाइज वर्ल्ड का कौन सा कंट्री है ये, तो एरिया वाइज वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया, ये है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज सेकंड, फर्स्ट पे कौन है? चाइना। एरिया वाइज 7th, फर्स्ट पे कौन है? रशिया। एरिया वाइज फर्स्ट कौन है वर्ल्ड में? रशिया। ये 2-3 चीजें ऐसी ट्रिवियल फैक्ट्स जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको लिखवा दी है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे रह गई हमारी, ये जो बाउंड्री है ना, इन बाउंड्रीज के नाम भी हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री है यहां से लेके यहां तक। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में की बाउंड्री यहाँ पे है LAC। चाइना के साथ में बाउंड्री है यहाँ पे 2, इतनी। और चाइना के साथ में एक वाला ये वाला रीजन सिक्किम वाला, एंड देन अरुणाचल प्रदेश। इनके एक बार नाम लिख लो आप। सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो लाइन है यहाँ पे इंडिया, अब आप चीज देखोगे यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी लाइन एक। 2 चीजें अब मैं लिखाऊंगा, देखो एक चीज सोचो। अच्छा, सेशन भी बंद हो जाएगा, 1 सेकेंड। ओके, 1947 में इंडिया के 3 हिस्से बने थे। एक बना इंडिया, 2 पाकिस्तान के हिस्से बने, जिसमें एक हो गया वेस्ट पाकिस्तान, एक हो गया ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उस टाइम पे था बांग्लादेश। ये है आपका वेस्टर्न पाकिस्तान। 1974 का जब वॉर हुआ था ना, बैटल हुई थी, तो उस टाइम पे इसको आजाद करा के हमने ईस्टर्न पाकिस्तान नाम से चेंज करवा के बांग्लादेश हो गया था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो इन दोनों के बीच में जो ये बाउंड्री लाइन बनी ना, तो इसका नाम क्या रखा गया था? रेड क्लिफ। तब 1947 किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये आप पॉइंट याद रखोगे। साथ में किसके बीच में है ये? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ऐसे लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ना कैसे भी पूछ सकते हैं। ये पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और वहां पे लिख देगा रेड क्लिफ इंटरनेशनल जो लाइन है इट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपको लगेगा कि यार ये तो पाकिस्तान के साथ में है, बांग्लादेश के साथ तो है ही नहीं। आप उसको कह दोगे कि ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अब नहीं कहोगे, क्योंकि अब आपको पता चल गई, क्योंकि इन दोनों के साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, सर हाँ जी। सर मैंने मतलब पढ़ा था कहीं कि जो मतलब रेड क्लिफ नाम पड़ा है, ये जब भारत पाकिस्तान का जब मतलब विभाजन हुआ तो वहां पे जो मेन थे उनका सरनेम रेड क्लिफ था शायद, तो इसी की वजह से देखो रेड इसके क्लिफ पीछे नाम की पड़ा। अगर मैं स्टोरी बताऊंगा अभी तो टाइम लग जाएगा। स्टोरी ये थी, चलो मैं बता देता हूँ। एक था वकील इंग्लैंड का, लंदन में बैठा था, उसके पास फाइल गई। फाइल जाने के बाद उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, सीरियल या सीरियल जो भी नाम होगा उसका। एंड उसको ये बोला गया कि भाई आप अभी 1947 में बस आपके पास में ना कुछ ही टाइम है, लिमिटेड टाइम है, 7-8 दिन का, ऐसे कह दिया कि आप इंडिया और पाकिस्तान को ना पार्टीशन करके इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बना दो, हम उसी को ही रखेंगे। उस बंदे ने ना कुछ भी नहीं किया होमवर्क, उसको पता भी नहीं, कभी इंडिया में आया भी नहीं हुआ वो बंदा। ठीक है, आज तक उसने इंडिया को देखा तक नहीं है कि इंडिया में क्या कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्या कुछ नहीं है। उसने बस पेन पेपर लिया, पेन पेपर लेके 2-3 बंदों को बैठाया और उनसे पूछा कि बताओ कहाँ तक कौन कौन सा स्टेट जा रहा है। उन्होंने बीच से ऐसे लाइन खींचने स्टार्ट कर दी और वो खींचते हुए चला गया और वो बन गई इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन द 2 कंट्रीज। कोई भी कल्चरल यूनिटी उसने नहीं देखा या कोई भी डिफरेंस उन्होंने नहीं देखा। आप ये चीज देखोगे यहाँ पे पंजाब वाला जो रीजन है ना, आधे से ज्यादा पंजाब इधर है, ये वाला लाहौर पंजाब की राजधानी है। देखा जाए तो ये पूरा पंजाब था उस टाइम पे इतना। ठीक है,
उन्होंने पंजाब को 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। कोई तो लॉजिक बना? कोई लॉजिक नहीं बना। बांग्ला कम्युनिटी के, ये जो हम आज वेस्ट बंगाल जो बोलते हैं ना, बांग्ला कम्युनिटी के काफी सारी टेरिटरीज इधर चली गई। ठीक है, यहाँ पे तो मुस्लिम का इतना ज्यादा कुछ था भी नहीं। ठीक है, ज्यादातर देखोगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन बाद में जो यहाँ से शिफ्ट हुई ना, वो लोग हो गए। अदरवाइज ज्यादातर जो लोग थे वहां पे बांग्ला कम्युनिटी के थे, वो इधर आ गए वापस। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ भी वो नहीं देखा। ठीक है, इवन राजस्थान का जो ये वाला रीजन है, इन्होंने डेजर्ट की बाउंड्री बना ली। और यहाँ पे जो अंदर की तरफ ये घुसा हुआ है ना पूरा, ये सिंध प्रोविंस है इधर पाकिस्तान में, ये वाला पूरा रीजन ही इंडिया में आना था उस टाइम पे, ये वाला पूरा रीजन इंडिया में आना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये पूरा टेरिटरी, इवन आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर जो 2 टेरिटरी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हैं, वो एक तो है पंजाब, दूसरा है सिंध, जिसकी कैपिटल है कराची, पंजाब की कैपिटल है लाहौर। ये दोनों, कराची का जो पोर्ट है वो इंडियंस ने बनाया था। गंगाराम, जो आप हॉस्पिटल की आप देखते हो ना चेन, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भी है, उस बंदे ने कराची पोर्ट को एस्टेब्लिश किया था ताकि वहां से ट्रेड वगैरह हो सके। काफी डेवलपमेंट वहां पे किए थे, काफी पैसा इन्वेस्ट किया था। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ, इन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, और शिफ्ट होके उन्होंने यहाँ पे फिर एक बनाया पोर्ट, जिसका नाम रखा था कांडला, जिसका आज मुझे बताओ प्रेजेंट नेम क्या है। ये मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ। ठीक है, ये आप होमवर्क है आपका। तो ये वाली चीजें ना ऐसे बाउंड्री की गई थी, कहानियां सर बहुत हैं। देवल, दीनदयाल उपाध्याय, देवल नहीं है। ठीक है, दीनदयाल, मैं चलो बोलूंगा अब हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं। आप वहां पे पहुंच गए देवल रानी के पास। चलो अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट लिखो आप, डूरंड। डूरंड जो लाइन है, ये 1893 में ड्रॉ की गई थी। और ये जो लाइन थी ना, ये उस टाइम पे 1893 में था इंडिया, किया गया था ओरिजिनली इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डिवाइड। ये वाली जो लाइन है ना, ये है डूरंड लाइन। इंडिया, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। प्रेजेंट टाइम में इसको हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काउंट करते हैं। आप यही लिखना बस एग्जाम में भी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, लेकिन 1893 के अंदर, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे ना, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया, तो एंग्लो अफगान वार के बारे में पढ़ोगे, तो एक हिसाब से यहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे ना, उनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो उन्होंने एक टेरिटरी बना ली कि भाई इस टेरिटरी से आगे हम आपको नहीं छेड़ेंगे, इधर आपका ही रहेगा। तो ये टेरिटरी तब बनी थी 1893 में। ठीक है, और उस टाइम पे ये टेरिटरी इंडिया का ही पार्ट था, क्योंकि इंडिया से अलग कब हुआ ये, 1947 में। ये चीज याद रखना, यानी 54 साल के बाद बना है पाकिस्तान, तो उससे पहले ही ड्यूरेंट लाइन थी। तो ओरिजिनली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओरिजिनली ड्यूरेंट लाइन वाज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो आपका ये स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन अगर वहां पे ओरिजिनली वाला नहीं दे रखा होगा, सिंपल ये दे रखा होगा कि ड्यूरेंट लाइन किस किस के बीच में है, तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान करोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना। अब एक लाइन और भी है, एक मैं आपको ना सेशन करवाऊंगा, डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड, मतलब इंडिया की जो डिस्प्यूटेड लैंड है ना उनके बारे में। नेक्स्ट सेशन अपना वही रहेगा। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, इंडिया चाइना के बीच में ना ये बाउंड्री का डिस्प्यूट बहुत चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। ठीक है, उसमें मैं करवा दूंगा। अभी सिंपल इतना लिख लो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, जिसको चाइना नहीं मान रहा है। ठीक है, बस आपको याद रखना है, चाइना इसको नहीं मान रहा है। ये कब हुई थी, 1914 में ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तिब्बत के बीच में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता। उसके अंडर इन्होंने ना ये लाइन ड्रॉ की थी कि ये मैकमोहन लाइन है और ये इंडिया और तिब्बत के बीच में है। और 1916 में फिर ये भी बोला गया था, ईयर ओरिजिनल ईयर 1914 है, आप इसके सामने ये लिखोगे। लेकिन 1916 तक आते आते क्या हुआ, ये मान लिया कि भाई ये टेरिटरी थोड़ी सी ना डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल इंटीग्रेशन वगैरह का काफी हो, क्योंकि सिक्किम के लोग आप देखोगे ऐसे लगते हैं थोड़े से कि भाई इनका जो रेस है वो थोड़ी सी बिलोंग करती है चाइना वाले रेस के साथ में। लेकिन वो हम काउंट नहीं करते, उस टाइम पे ये बाउंड्री थी ही यही। ठीक है, ऐसे ही। तो वो टाइम पे 1914 में जब ये मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी, उसको आज चाइना नहीं मानता। चाइना इसको ये मानता है पाकिस्तान, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानता है। इवन अक्साई चीन वाली जो ये बाउंड्री है इधर, अक्साई चीन है इसको बोलते हैं, ये डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज है। ये वाले में नेक्स्ट क्लास में लूंगा, तब उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, यहां तक बस देख लो आप कि मैकमोहन लाइन 1914 इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, ये 3 लाइनें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी लाइनें हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं जीरो कंट्रोल लाइन,
जीरो कंट्रोल लाइन, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। मैं कहूं आपके पास में 24 डिग्री पैरेलल, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 23.5 डिग्री पे यहाँ पे जाती है लाइन आपकी कैंसर, ये है आपकी 24 डिग्री पैरेलल यहाँ पे, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसे ही और भी लाइनें मैं भी लिखवा दूंगा, जॉनसन लाइन, ठीक है, मैकडोनल्ड लाइन, लेकिन ये मैं करवाऊंगा आपको डिस्प्यूटेड वाले चैप्टर में, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा समझ में आएगा, अभी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लिख लो, ये आपके एग्जाम के लिए काम की है, ये भी डिस्प्यूटेड में ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या है। ओके, आई थिंक सेशन काफी बड़ा हो रहा है। अच्छा, एक ही स्लाइड बची है, चलो इसमें करा देता हूँ। देखो, जब हम इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं, देखो इंडिया में के हिसाब से देखा जाए तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये देखा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन इक्वेटर के हिसाब से देखेंगे तो इक्वेटर से जो स्टार्ट हुआ माना जाएगा वो इस साइड से स्टार्ट होता है इक्वेटर। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं ना, तो ये जो लाइनें होती है ना ऊपर की तरफ ऐसे चलती हैं, तो जब हम 8 डिग्री पे जाएंगे ना तब जाके इंडिया का ये वाला पॉइंट आता है, जिसको हम कन्याकुमारी के पास में 8.4 डिग्री, जहां पे इंडिया स्टार्ट माना जाता है, ये है आपका मेन लैंड का स्टार्ट, सदर्न मोस्ट मेन लैंड कहां पे है? कन्याकुमारी। लेकिन अगर मैं साउथ में वैसे बोलूं तो इंदिरा पॉइंट है कि ये वाला रहा, इसका लेटीट्यूड देखो 6.45, 6 डिग्री, पॉइंट नहीं है सॉरी, ये डिग्री है, 6 डिग्री 45, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 1 डिग्री में ना 60 मिनट्स होती हैं, ये याद रख लेना, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, इसके ऊपर इंदिरा पॉइंट है। ये आप यहाँ पे अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप याद रखोगे इंदिरा पॉइंट। अगर आपके पास में क्वेश्चन ये लिख लेना आप सदर्न मोस्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, किसका? मेन लैंड का, क्योंकि जो सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना मेन लैंड की कोस्टल बाउंड्री और टोटल कोस्टल बाउंड्री, उसमें डिफरेंस था, वैसे ही मेन लैंड का सदर्न पॉइंट आ जाए तो आपका है कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। इंदिरा पॉइंट कितने पे है? 6 डिग्री 45 मिनट पे, तो ये 2 पॉइंट याद रख लेना। ऐसे ही नदर्न मोस्ट पॉइंट आ जाए यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपका इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल, ये याद रख लेना। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ईस्टर्न मोस्ट साइड, ये है आपकी ईस्टर्न मोस्ट, ये है आपकी वेस्टर्न मोस्ट। अच्छा, इधर ये लिखा भी हुआ है, ईस्टर्न मोस्ट में आपका आ जाएगा की बी थू, और स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे गांव है की बिथू, वो आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड है, उसका आप साथ में लैटिट्यूड लिख लेना, सॉरी लॉन्गिट्यूड लिख लेना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि हम ईस्ट में आते हैं। ये आपका नॉर्थ में आ जाएगा, ये आपका नॉर्थ में आएगा, ये आपका नॉर्थ में आएगा, ठीक है, ये आपका ईस्ट में आएगा। देन वेस्टर्न वाला पॉइंट है यहाँ पे, इसके गुजरात के अंदर है ये, इसको नाम है गहीर माथा, गहीर माथा, ठीक है, ये गुजरात में, इसका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब आपके पास में एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा एक ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया हुआ था कि जो प्राइम मेरिडियन है इंडिया का, स्टैंडर्ड मेरिडियन सॉरी, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम वो कितने पे है, तो ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये कौन कौन से स्टेट में से जाता है ये आपको पता होना चाहिए। कैंसर और ये आपका आईएसटी वाला लाइन कहाँ पे कनेक्ट होती है ये आपको पता होनी चाहिए, ये होमवर्क पहले दिया भी गया है आप लोगों को, आज भी दे रहा हूं। दूसरा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये किस किस के स्टेट में जा रही है, ये शायद मैंने ट्रिक भी करवाई थी, और ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप बताओगे। होमवर्क में आपका क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताना है कितने डिग्री पे है, कौन कौन से स्टेट से जाती है, आपका स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री पे है और कौन कौन से स्टेट से जाती है।
आपका IST और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, कौन सी जगह पे मिलते हैं, कौन से स्टेट में मिलते हैं, ये आपको बताना है। ये आपकी 3 चीजें यहाँ पे हो गई। उसके बाद में एक चीज जो आपको काम की है वो ये है कि नदर्न मोस्ट पॉइंट को सदर्न मोस्ट पॉइंट को जो मिलाने वाली जो लाइन है, इसकी लंबाई कितनी है। अगर मान लो मैं इंडिया को नॉर्थ से साउथ में मिलाऊं तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा वो आएगा 3214 किलोमीटर। ऐसे ही अगर मैं ईस्ट को वेस्ट से मिलाऊं तो ये आपका आएगा, श्याम के नहीं ये आपका आएगा 2933 किलोमीटर। तो आपका ये डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ कितना है और ईस्ट टू वेस्ट कितना है। दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे है तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी टाइमलाइन का एक टॉपिक रहेगा जो हम इसी में ही करेंगे, मैपिंग का ही पार्ट रहेगा वो टाइमलाइन वाला, तो वो भी मैं आपको एक बार करा दूंगा। उसमें 2-3 चीजें हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कैसे कैसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमलाइन की डिमांड भी कर रहे हैं, काफी टाइम से चल रही है वो डिमांड, ठीक है, तो वो लॉजिक भी समझाऊंगा थोड़ा सा। तो ये वाली चीजें हैं जो आपके इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास के साथ में आपके साथ में थी लिंक्ड। आई होप आप लोगों की चीजें समझ में आई होंगी। चलो, ज्ञान हो गया बहुत, अभी सेशन को ऑफ करते हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।